नहीं। हाँ अब नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा अनुसंधान 1980 के बाद से अभी तक हिंदी रंगमंच का जो विकास हुआ है उसको देखना है। उसको नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में देखना है। जो प्रमुख नाट्य लेखिकाओं ने स्त्री विमर्श से संबंधित नाटक लिखे हैं उसको आधार बनाकर मेरा रिसर्च है। इसके 4 पड़ाव हैं। पहला ये कि हिंदी के जो 9 राज्य हैं, इसके अलावा बंगाल और महाराष्ट्र में हिंदी रंगमंच में जो नाट्य निर्देशिकाएं हैं जिन्होंने हिंदी रंगमंच को बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका इंटरव्यू करना और उनके महत्वपूर्ण कामों को अपने पीएचडी में संजोना। दूसरा, अगर वहाँ की किसी नाट्य निर्देशिका ने कोई प्ले लिखा है और उसका मंचन किया है तो वो भी मेरे पीएचडी का महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा, अगर उस क्षेत्र में, उस राज्य में किसी महिला नाटककार ने कोई नाटक लिखा है तो उसका मंचन पुरुष और महिला दोनों के द्वारा जो किया गया है उसको देखना, एक ये है। इसके अलावा ओवरऑल उस क्षेत्र राज्य में हिंदी रंगमंच की कैसी स्थितियां हैं इसके बारे में वहाँ पे जो नाट्य निर्देशक हैं, पुरुष या महिला, उनका इंटरव्यू लेना और उसको लेखनबद्ध करना। आज हम कलकत्ता की प्रसिद्ध निर्देशिका उमा झुनझुनवाला मैम से हम बात करेंगे। चूँकि कलकत्ता का हिंदी रंगमंच मैम के ही नाम से इस समय जाना जा रहा है, तो आइए हम उमा मैम से बात करते हैं। उनका प्रथम प्ले रेंगती परछाइयों के बारे में मैम बताएंगी। नमस्ते मैम। नमस्ते अजीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी रंगमंच को लेकर शोध कर रहे हैं। दरअसल इस तरह के शोध कार्यों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हिंदी रंगमंच के विकास में, और मुझे आशा है कि आपका शोध जब पूरा हो जाएगा तो ये ज़रूर प्रकाशित होगा और विद्यार्थियों के बीच में जाएगा, क्योंकि आपने जो विषय बताया है वो आज के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, उनकी जानकारी में वृद्धि के लिए। जैसा कि आपने मेरे प्रथम नाटक के बारे में पूछा, मैंने यूँ तो मैं 1984 से रंगमंच में हूँ, लेकिन नाट्य लेखन में मैंने इसके बीच में कई एकांकियाँ लिखी और बच्चों के लिए कई एकांकियाँ लिखी, लेकिन पूर्णांग नाटक मैंने पहली बार 2013 में लिखा, रेंगती परछाइयाँ। और दरअसल 1990-92 के आसपास की बात है। मैंने एक पत्रिका आया करती थी, शेष। उस पत्रिका में एक छोटी सी लघु कहानी पढ़ी थी मैंने। वो कहानी मेरे दिमाग में अंकित हो गई थी। अब आप सोचिए कि 1990 में पढ़ी मैंने कहानी और 2013 में मैं नाट्य लेखन कर रही हूँ, तो वो कहानी मेरे दिमाग में पकती रही। और वो बड़ी अजीब कहानी थी कि एक माँ है विधवा, उसकी 3 बेटियां हैं, घर में एक मुस्लिम परिवार है, तो घर में पिता की बरसी पर एक हाफिज आता है कुरान खानी करने, और फिर बेटियां ज़बरदस्ती माँ की उससे शादी करवाती है कि शायद घर में दूसरे पुरुषों का आना हो और उनकी शादी हो जाए। लेकिन धीरे धीरे उस सौतेले पिता के साथ लड़कियों का शारीरिक संबंध होता है, और अब चारों खामोशी से बारी बारी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। ये कहानी थी, बड़ी बोल्ड कहानी है। मतलब कि एक माँ, 3 बेटियां। इस कहानी का बस एक मुख्य जो तत्व है ना, वो मेरे दिमाग में कौंधता रहा कि शारीरिक जरूरत के लिए पुरुष 10 स्त्रियों से संबंध बना लेता है। वहाँ पर कोई नैतिकता की बात नहीं होती। पुरुष वेश्यालय भी चला जाता है तो भी नैतिकता की बात नहीं होती और स्त्रियां विरोध नहीं कर सकती। लेकिन ये जो शरीर की जो मांग होती है स्त्रियों में भी तो बराबर की है।
क्योंकि ये तो शारीरिक ज़रूरत है। तो पुरुषों में अगर है तो स्त्रियों में भी है। और ये तो ईश्वरीय बुनावट है हमारी शारीरिक संरचना जो है, और ये जो काम की जो इच्छा है, तो ये बड़ा कुदरती है। यहाँ पे नैतिकता और अनैतिकता तो बाद में बने कि सामाजिक नियम है, आप एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध नहीं रख सकते या एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध नहीं रखते, ये सामाजिक नियम बने, लेकिन शरीर की ज़रूरत तो कुदरती है। अब ये जो मेरे दिमाग में घूम रहा था, फिर बीच में चीज़ें निकल गई, फिर आई, तो दरअसल हुआ ये कि मेरे पति अजहर ने एक दिन मुझे कहा कि उमा तुम एक नाटक लिखो। तो मैंने एकांकिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने एकांकिया बहुत लिखी थी, लेकिन मैं नाटक लिख पाऊंगी ये मुझे खुद को नहीं मालूम था। तो अजहर ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास बरसों का अनुभव है, तुमने इतने नाटक पढ़े, इतने नाटकों में अभिनय किया है, उस अनुभव को काम में ला। और सच बताऊं तो ये अनुभव मेरा काम आया, और मैंने फिर एक वर्कशॉप शुरू की महिलाओं को लेकर। उस वर्कशॉप में एक भी पुरुष पात्र को अनुमति नहीं थी आने की, क्योंकि ना मैं इस अपने उन कलाकारों के अंदर की बातें निकालना चाहती थी। हर स्त्री के पास कोई ऐसी गुप्त बात है जो वो किसी के साथ साझा नहीं कर सकती, मतलब कि उनके साथ क्या तो शोषण हुआ होगा, या उनके अंदर कोई एक दबी इच्छा रही होगी जो हर स्त्री के अंदर होता है दरअसल। तो उसे निकालने की मुझे ज़रूरत थी कि मैं एक वर्कशॉप करूं, ताकि मुझे मेरे नाटक के लिए मैं किस बिंदु से शुरू करके कहाँ लेके जाऊं, ये रिसर्च, आपकी तरह ये रिसर्च था मेरे लिए। और 1 महीने तक मेरा ये वर्कशॉप चलता रहा, और अजीत, मैं आपको बताऊं कि मैं हैरान हुई बहुत सारी बातों को जानकर और सुनकर कि वाकई जिस तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, दरअसल हमारा ना हमें उसी तरीके से बड़ा किया जाता है, लड़का और लड़की को उसी तरीके से बड़ा किया जाता है, और हमारे पास कोई प्रश्न नहीं होता कि ऐसा क्यों। और हमारे पास चूंकि दूसरे काम इतने होते हैं, उन कामों में भूल जाते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व, हमारा अपना वजूद, हमारी अपनी इच्छा, हमारी अपनी ज़रूरत, ये शब्द हम भूल जाते हैं, स्त्रियाँ भूल जाती हैं। तो इस वर्कशॉप में मुझे ना स्त्रियों की ज़रूरत और स्त्रियों की इच्छाओं के बारे में गजब की जानकारियाँ मिली, और तब मुझे लगा कि आज तक मैं इन सारी चीज़ों से अछूती कैसे रह गई, नज़रअंदाज कैसे हुआ। और ये उसका परिणाम है नाटक रेंगती परछाइयाँ। मैंने नाम भी इसीलिए रेंगती, यानी रेंगना, परछाइयाँ। हमारे अंदर में परछाइयाँ रेंग रही हैं, हमारी इच्छाओं की परछाइयाँ रेंग रही है, हमारी ख्वाहिशों की परछाइयाँ रेंग रही है ना। इसलिए मैंने इसका नाम भी ये लिखा। अब मैं आपको मूल इस कहानी का मैं बताती हूँ, जो नाटक मैंने लिखा कि विधवा माँ है, मुस्लिम परिवार है, 3 बेटियाँ हैं। चूँकि माँ दर्जी का काम करके कपड़े सिलकर घर चला रही है, और बेटियाँ, सबसे छोटी बेटी 15-16 साल की है, उसके बाद एक और बेटी, फिर एक और बेटी, तो उसी तरह से उम्र का फ़र्क है। पिता के देहांत के बाद 4-5 साल गुजर गए हैं, घर में किसी का आना जाना नहीं है। बड़ी 2 बेटियां जो हैं वो बाहर में पढ़ाने का भी काम करती हैं, ट्यूशन करती हैं। इस तरह से परिवार चल रहा है। बेटियां बाहर जाती है तो इसमें प्रसंग आया है कि जब वो एक जगह कपड़े देने गई तो उस पुरुष ने उसके साथ कैसे बदतमीजी करने की कोशिश की और उसका सर फोड़कर आ गई। तो घर में एक तनाव वाला माहौल रहता है हर वक्त, हर कोई एक दूसरे से खींचा है। घर में हंसी जैसे लुप्त हो गई है, खामोशी छाई हुई है। तो बरसी जो आती, बरसी में मुसलमानों के यहाँ कुरान खानी एक प्रथा है, वो होती है, यानी कुरान का पाठ होता है। तो उसके लिए एक अंधा व्यक्ति है जो जिसे कुरान याद है और वो मुर्दों के लिए कुरान खानी करता है। वो घर पे आता है जुम्मे यानी फ्राइडे वो घर पे आता है। मैंने यहाँ पे जो सृष्टि करने की कोशिश की कि वो हर हफ्ते एक पुरुष की आवाज़ घर में जो गूंज रही है, भले वो कुरान के पाठ की हो, वो पुरुष की आवाज़ हर किसी के हृदय में कहीं कुछ अंकुरित कर रहा है। क्योंकि घर में पुरुष की आवाज़ नहीं है, तो वो आधे 1 घंटा उन्हें लगता है कि कहीं कुछ है,
जीवन है, ये उन्हें महसूस होता है। 6 महीने तक के कुरान खाने के बाद एक दिन जब अचानक वो हाफिज़ कहता है, अंधा हाफिज़ कि अब तो ये जितने दिनों का तय था हो गया है, तो इसके पैसे मुझे मिल जाते। तो उस दिन माँ घर पे नहीं होती, बड़ी बेटी कहती है कि आप अगले रविवार आ जाइए, आज तो माँ घर पे नहीं है। बोलता है ठीक है। तो वो चप्पल खोजता है, चप्पल पहनाने के चक्कर में पहली बार वो बड़ी बेटी जब उसकी चप्पल देने में मदद करती है और बदन को छूता है, तो बड़ी वहाँ पे ये दृश्य, अच्छा ये नाटक अजहर के निर्देशन में हुआ। तो अजहर ने जो क्रिएट किया कि वो पूरा ऑडियंस देख के समझ पा रही कि उसके कंधे पे वो हाथ रखता है और वो लड़की अचानक चौंकती है और उस छुअन को वो महसूस करती है, पहली बार किसी मर्द की छुअन को महसूस करती है। बात वहाँ खत्म हो जाती है, बात आगे नहीं बढ़ती है। फिर मजली बाहर से आती है और दोनों बहनों में बातचीत होती है कि अब तो वो आएंगे नहीं। तो अचानक दोनों के बीच में थोड़ा सा ये होता कि अरे नहीं आएगा तो अब तो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों नहीं माँ की शादी करवा दे इसे। पहले बात होती कि हम तुम शादी कर लो, तो बोलती तुम पागल हो क्या, अंधे से शादी क्यों करूँगी, मैंने अंधे राजकुमार की तो कल्पना नहीं की, तो तुम कर लो। बोला पागल हो क्या, मैं क्यों करूँगी। तो बोलती क्या छोटी की, तो बोलते पागल हो क्या, छोटी तो भी बहुत छोटी है। तो अब कौन है, तो माँ है। माँ को राजी करते हैं। अब लोग माँ से कहते हैं तो माँ बहुत बिगड़ती है कि जवान बेटियों की शादी करने की बजाय मैं अपनी शादी कर लूँ, लोग बात क्या कहेंगे। माँ जो है बड़ा संस्कारी और लोग और समाज को मानकर चलने वाले वो लोग, लेकिन किसी तरह से माँ को समझाने में कामयाब होती है कि आप एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। एक मर्द हमारे घर आएगा तो उसके बाद में दूसरे मर्द आएंगे, फिर वो भी पिता बन के हमारे लिए रिश्ते खोजेगा, हमारी भी तो उम्र हो गई, हमारी भी तो शादी हो गई। तो इस तर्क पर माँ को लगता है कि भाई हो सकता है कि मेरी छोटी सी कुर्बानी से मेरा घर संवर जाए। निकाह होता है। निकाह के वक्त में ये अंधा बशीर मियाँ उसे अंगूठे पहनाते हुए कहता है कि आज से आप मेरी बीवी हुई और ये अंगूठी हमारी शादी की पहचान है कि आप ही मेरी बीवी हैं। एक अंधे के लिए ये अंगूठी पहचान है कि आप मेरी बीवी हैं और आज से इस घर की और आपकी बेटियों की सारी जिम्मेदारी मेरी हुई। माँ खुश होती है कि चलो बेटियों की जिम्मेदारी ये ले रहा है। 3 बरस गुजर गए। घर में अचानक हंसी का माहौल है, खुश है। दस्तरखान यानी जब एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो खूब हंसी मजाक हो रहा है। ये बशीर मियाँ जो है ये नाद वगैरह गाते हैं, गज़ल गाते हैं, तो बड़ा एक खुशी का माहौल है। देखते देखते 3 बरस गुजर गए। अब अचानक दृश्य मेरा बदलता है। यहाँ पे मैंने एक नए तरीके से दृश्य ये लिखा कि 2 जोन चल रहे हैं और 2 अलग अलग जोन है, दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन कनेक्शन है। यहाँ पर माँ अपनी सहेली से बात कर रही है और एक तरफ में बड़ी बहन और मझली बहन दोनों आपस में बात कर रही है। दोनों का विषय एक ही है बात करने का, लेकिन दोनों का समय अलग है। माँ अपनी सहेली से बात करी कि मुझे अपनी बेटियों की बड़ी चिंता सता रही है। शादी के 3 साल हो गए दूसरे शादी के, लेकिन अभी तक मैं इनके हाथ पीले नहीं कर पाई। हाँ, और मुझे डर लगता है। हाँ, जब बशीर मियाँ इनका हाथ पकड़ के चलते हैं तो मेरे अंदर पता नहीं मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे लगता है कि जवान खून एक दूसरे को अंदर ही अंदर महसूस कर रहे होंगे। सहेली बोलती तुम कैसी बात कर रही हो, वो तो उनका बाप है ना। तो वो कहती है कि वो जवान है, हंसमुख है और ऊपर से वो सौतेला बाप है, इसलिए कहीं भी कुछ भी होने की संभावना है। तो सहेली बोलती है अरे हाँ ये तो चिंता की बात है, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो यानी सोचिए, वो बोलती है कि जब वो बशीर मियाँ का हाथ पकड़ कर चलती है तो मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है, अल्लाह मेरी ऐसी नापाक सोच के लिए मुझे माफ़ करे, लेकिन एक मैं एक औरत हूँ, इसलिए चमड़ी के अंदर रगों में दौड़ते खून की चाल को भांप ही लेती हूँ। ये माँ कहती है। पहला टर्निंग पॉइंट यहाँ आता है कि माँ को लगता है कि बेटियों के शरीर के अंदर में कुछ हलचल चल रही है। ये इस जोन में बात चल रही है। कट टू कट एक बार बात यहाँ चल रही है, एक बार बात यहाँ चल रही है। अब बेटियों में बात जो चल रही है, मझली बेटी बड़ी से कहती है कि माँ की दूसरी अम्मी जान की दूसरी शादी को 3 साल गुजर गए, लेकिन अम्मी जान अपनी दूसरी शादी में कितनी खुश हैं, वो हमारी चाहतों के बारे में भूल गई है।
फिर वो बोलती है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, खुल कर बोलो। तो वो बोलती है कि बशीर भैया ने मुझे छुआ। बोला क्या बक रही है तुम। बोला कि जब तुम लोग सबको शादी में गए हुए थे, घर में मैं अकेली थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और ट्रिक खेला था नाटक लिखते वक्त, क्योंकि मेरे सामने मेरे एक्टर्स थी, मैं किनसे अभिनय कराऊंगी, ये मेरे एक्टर मेरे सामने हैं, तो मैंने उनको जहन में रख कर कैरेक्टर को डेवलप किया था इस नाटक लिखने में। मैंने तो मजली बेटी मैंने उसको बनाया जिसका बदन थोड़ा भारी था मेरे जैसे जी। क्योंकि मुझे नाटक का टर्निंग पॉइंट दिखाना था कि सबसे पहले बशीर मियाँ का शारीरिक संबंध मजली बेटी से हुआ, तो वहाँ पे शरीर का धोखा दिखाना था मुझे। जी। अब समझ रहे। तो मजली बेटी घर में है, सब शादी में गए, तो मजली बेटी ये बताती है कि जब तुम लोग सब शादी में गए हुए थे, मैं सोई हुई थी, सर में दर्द था, बशीर मियाँ घर आए और वो मुझे पहले उन्होंने अम्मी जान को आवाज़ दी, इधर आओ। अम्मी जान को आवाज़ दी, फिर उन्होंने मेरे बदन को छुआ, मुझसे पूछा भी नादिरा जी आप चुप क्यों हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे पहली बार छुआ तो मेरे मुझ से आवाज़ नहीं निकला। मुझे ऐसा लगा बरसों से प्यासी ज़मीन पर बरसा की कुछ बूंदें पड़ी हैं, शीतल बूंदें पड़ी हैं। और फिर मैंने वो सब कुछ होने दे दिया। बड़े बेटे एकदम चौंकती है, वो बोलती कि तुमने गुनाह क्या। बोलती है मैं जानती हूँ मैंने गुनाह किया, लेकिन मैं क्या करूँ। यानी वो जो अंदर की जो काम इच्छा जो थी ना, जो दबी हुई थी, वो अचानक पुरुष का स्पर्श यहाँ पर वो भूल जाती है कि ये मेरा पिता बनकर है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे पिता की उम्र कम है। अच्छा, कितनी एज होगी अंदाजा में? वो जवान है, तो माँ कहती है ना कि वो जवान है, हंसमुख है, अंधा है तो क्या हुआ, स्पर्श को तो पहचान पाता होगा, माँ कहती है। लेकिन चूंकि अंधा है और बेटियां उससे शादी नहीं करना चाह रही है, तो उसको लगता है कि तो जगह जगह जाके कुरान का पाठ करता है, दूसरे घरों में मेरी बेटियों की बात चलाएगा, तो माँ हाँ कर देती है। लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ है कि चाहे जिस भी उम्र की औरत हो, एक पुरुष का स्पर्श पाने के बाद वो उस चीज़ को भूल जाती है। तो यहाँ पर माँ के साथ भी वही हुआ कि वो दूसरी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो गई, धीरे धीरे रम गई उसमें। तो इधर मैं जब मछली बेटी बता रही हूँ, तो इधर माँ देखिए आप इस जोन में दो कॉन्ट्रास्ट चीजें चल रही है। माँ चिंता कर रही है, उसे लग रहा है कि जब उसे छोकर चलते हैं तो कुछ चलता होगा, इधर में वो बता रही है। माँ का जो संदेह है वही यहाँ ठीक पूरा हो रहा है कि जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो बार बार पूछते रहे। ये दृश्य बड़ा उसमें चलता है। उसके बाद का दृश्य जो इसमें मैंने कविताओं को डाला। चूंकि मैं कविताएं लिखती हूँ, तो मैंने अपनी कई कविताओं का इस्तेमाल किया इसमें। फिर इसमें एक कविता मैंने डाली है कि दुनिया में दो ही सच है, रात और दिन, नर नारी, इस तरह से करके आप पढ़ेंगे इसमें। तो बड़ी बहन मछली बहन के सर पे तेल लगा रही है, खेल हो रहा है। अचानक उसकी अंगूठी पे, नहीं मछली ने वो अंगूठी पहन के रखी हुई माँ वाली, तो बड़ी वो अंगूठी निकालती है, बड़ी पहनती है, और उसके बाद वो एक रोलिंग चल रहा है, नर नारी नर नारी नर नारी चल रहा है, नर मादा नर मादा नर मादा नर मादा, ये चल रहा क्रॉलिंग। यानी जो सबसे बड़ा सच है वो जो बड़की का वो जो क्रॉलिंग हम वो रोलिंग दिखा रहे हैं पूरा, और पूरा बैकग्राउंड में आवाज गूंज रही है, नर मादा नर मादा नर मादा। तो यानी उस बड़की के साथ भी उसका शारीरिक संबंध हो चुका है, यानी बड़की और मछली दोनों के साथ, धोखे की वजह से, अंगूठी की वजह से, अंगूठी की वजह से। इसी बीच में छोटी आती है, दृश्य ऐसे बनाया कि बीच में बड़ी लेटी भी है, अब छोटी आती है और वो उसकी उंगली से अंगूठी निकालकर जाकर पहनती है खुद, और पहन के एक तरफ में बशीर में बैठा हुआ है। आप जब नाटक देखेंगे यूट्यूब में देखिएगा, अब वो उसके कंधे पे हाथ रखती है, वो अंगूठी को ऐसे घुमाता है, चीख होती है, आईना टूटने की आवाज़ आती है, दृश्य ऑफ। यानी छोटकी के साथ भी उसने अंगूठी का लाभ उठाया। अब दोनों बेटियां तो इस सुख में रह गई, गुनाह मान रही है कि गुनाह के दलदल में चली गई है, लेकिन फिर भी खामोश है। छोटी लड़की जो है, इसको यहाँ पर मैंने विद्रोही दिखाया है। मतलब कि एक स्त्री
चाहे वो किसी भी उम्र की हो। एक स्त्री ऐसी भी होती है जो अपने साथ ज़बरदस्ती हुई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसको बुखार हो गया है क्योंकि तो उम्र भी कम थी, माँ उसे कहती है, दृश्य परिवर्तन है, कि खाना खा लो, हम बारिश हो रही है, पता नहीं दोनों लड़कियां कहाँ रह गई, तुम तो खाना खा लो। वो बोलती नहीं खाना है, सर में दर्द है, बुखार है। तो वो बोलती कि आप ना मेरी चिंता मत कीजिए, आप तो हम लोगों को भूल गई, हमारी ख्वाहिशों को भूल गई, आपको पता ही नहीं कि घर में क्या क्या कौन सी सरगोशियाँ चल रही हैं। माँ अचानक चौंकी कि क्या बक रही है। हाँ, बोला आपने कभी देखा है कि इस पलंग में, इस चादर में, इस मशीन में, इस बर्तन में, चूल्हे की आग में कौन सी सरगोशियाँ रेंग रही हैं? आप अपनी शादी में इतनी मदगम हो गई, आपको अपनी लड़कियों की ख्वाहिशों के बारे में पता तक नहीं। और अचानक इस बात फिर उसमें कविता चलती है। उस कविता के दौरान माँ की नज़र उस अंगूठी पे पड़ती है। माँ पूछती है, अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो उसने कहा, बड़की ने मजली से लिया, मजली से बड़की ने लिया, बड़की से मैंने लिया। अब माँ को समझ में आ गया माजरा कि ये जो मेरे से जो बोल रही थी। माँ उसको मारती है। उतनी में दोनों लड़कियाँ आती हैं, उन दोनों लड़कियों को बोलती है कि तुम लोगों ने ये क्या किया। दोनों लड़कियाँ अपने गुनाह कबूल करती हैं कि भी हमसे गलती हुई, लेकिन हम क्या करें। ये होता चला गया, ये टेंशन चल ही रहा है, सन्नाटा है कि उतने में बशीर मियाँ की एंट्री होती है कि अरे कहाँ है सब, आज मैंने एक जगह रिश्ते की बात चलाई है बड़की की, अच्छे लोग हैं, ये हैं वो हैं, सब खामोश है, सन्नाटा है। बशीर मियाँ चलते जाते हैं तो छोटकी से टक्कर होती है, अंगूठी थी उसके हाथ में। तो बोलते हैं कि नादिरा जी, तो बोलती कि नहीं मैं राबिया छोटी लड़की का नाम। तो वो चौंक जाता कि राबिया की उंगली में अंगूठी। फिर वो बोलती है कि मैं समीरा मैं। तो अब माँ पूछती है कि तुमने ये गुनाह कैसे किया। बशीर मियाँ समझ गया कि वो पकड़ा जा चुका है। तो वो बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो आपको अंगूठी पहनाते वक्त कहा था कि जिसकी उंगली में अंगूठी है, मेरे लिए अंगूठी पहचाने की, ये मेरी बीवी है। तो माँ वो कहती कि लेकिन तुमने ये कहा था कि तुम मेरी बेटियों का बाप बन के रहोगे। हाँ, मैंने तो सुना था कि जिसकी एक इंद्री कमज़ोर होती है उसकी छठी इंद्री स्ट्रांग होती है। तुमने अपने अंधेपन का फ़ायदा उठाया क्योंकि तुम्हारी अपनी सगी बेटियाँ नहीं थी। तुमने इनके जिस्म को सिर्फ एक औरत का जिस्म माना, जबकि तुमको हर बार पता चलता था कि ये मोटा जिस्म है, ये पतला जिस्म है, ये रूखा है तो ये ताज़ा है। तुम हर बार समझ रहे थे। उसके बाद भी तो वो बोलता कि मैं क्या करता, मैं जिसकी उंगली में अंगूठी होती मैं समझ लेता कि ये मेरी बीवी है। वो अपना तर्क दे रहा है। माँ बोलती, अब दोनों में बहुत हाइटेंड में वो चल रहा है, कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है कि नहीं, तुमने अपने अंधेपन का फायदा उठाया है। सही बात। और गुस्से में मतलब तुम्हें वो लड़कियों को फेंकती उसकी तरफ, लगे तुम्हें मालूम होता था कि आज ये है तुम्हारे पास, आज ये है, तुम्हें खुशबू मिल जाती थी। उसके बाद भी तुमने अंधेपन का फायदा उठाया। तो अंधेपन को मैंने प्रतीक के तौर पे रखा। और फिर माँ उस वहाँ पे वो सब्जी जो काट रही होती, छुरा रखा होता, छुरे से उसका गला काट देती है जी। और बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि एक बेवा, उसकी 3 लड़कियाँ और एक बेवा, उसकी 3 बेटियाँ, 3 अधेड़ उम्र की बेटियाँ और उस घर के जर्रे जर्रे में रेंगती परछाइयाँ। यहाँ पे नाटक खत्म होगा। ये अंधापन क्या चीज़ के प्रतीक के तौर पे आपने प्रयोग किया है? इसको आप जब आप पूरा नाटक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अंधापन कितने रूपों में प्रतीक के तौर पे आता है कि स्त्रियों का जो शोषण होता है जी। तो लोग कहते हैं हमें पता नहीं था, अनजाने में हो रहा, लेकिन वो अनजाने में नहीं शोषण करते हैं, वो जानबूझकर स्त्रियों का शोषण करते हैं। जी। ये पहला नाटक है जो उत्तर आधुनिक विमर्श के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया, काफी एकदम अलग, इतने स्टेट्स में पहला नाटक। जी, मैं आपको बोलूँ ना, ये नाटक मेरा बहुत चर्चित। अच्छा, इस नाटक में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने इसका अंत अलग लिखा था जी। इसका अंत बदला है निर्देशक ने, सर ने बदला। मैंने अंत लिखा था क्योंकि मुझे लगा था मैंने इसमें माँ की भूमिका निभाई। हाँ,
तो मेरी अंदर की जो स्त्री है वो थोड़े अलग ढंग से मेरे ऊपर हावी थी। जी तो मेरे लिए मेरी बेटियां भी गुनहगार थी। अच्छा, इस नाटक में बड़ी बेटी हमेशा किचन का काम करती हुई दिखाया मैंने। माँ जो हमेशा सिलाई की मशीन पर है, छोटकी जो है वो खेलकूद में लगी रहती है, वो कित 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 बीच में एक बना हुआ है खाना, कित 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 का गेम खेलती रहती है। और कित कित के गेम में ना ये वो मछली का एक सीन इसमें बड़ा जिसको बोलते हैं डेडली सीन है कि खेलती है, बोलती है ये घर माँ का, ये बड़की का, और ये दो, मैं चूंकि मोटी है तो बोलती है दो घर मेरा, अरे बजिया तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। यानी ख्वाहिशें को कित कित के जो घर मैंने बनाया कित कित के खेल में कि तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अब तुम्हारे अनुमान कैसे पूरे होंगे, तुम्हारे पास तो घर भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे प्रतीकों का कई तरीके से इस्तेमाल किया और निर्देशक ने भी उसको उसी रूप में रखा। बस निर्देशक ने यहाँ पे अंत ये बदला मैंने किया था कि पहली बार माँ रसोई में है, खाना बना रही है, तीनों लड़कियां और बशीर मियाँ। अच्छा, चूंकि बात सारी खुल गई, अब घर में खामोशी है, तो माँ खाना बना के परोसी है, दस्तरखान पर लोग चारों खाना खा रहे, माँ नमाज पढ़ रही है, और अचानक दृश्य बदलता है, वहाँ पे 4 सफेद चादरें, 4 लाश, यानी माँ ने खाने में जहर मिलाया होगा। मैंने ये दिखाया था। अजहर जो है वो थोड़ा सा जब तक नाटक में कहीं थोड़ी हिंसा नहीं हो तो उसे लगता था कि वो उस तक पहुंचा नहीं, तो उसने कहा नहीं, उमस का अंत बदलना होगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो बशीर मियाँ है इसमें कत्ल होना चाहिए। तो हमारे बीच में इसको लेकर काफी बातचीत हुई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तर्क भी अपनी जगह सही है, क्योंकि लड़कियां बार बार अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रही है। हमसे गुनाह हुआ है, हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं जाने। दोनों लड़कियां, छोटी तो पूरा विद्रोह करके, छोटी तो उसमें कहानी सुनाती है, वो कहानी बड़ी शानदार, आप कहानी जब पढ़ेंगे कि एक जादूगर था, वो एक गांव में आता करके, वो आप कहानी पढ़िएगा इसमें। तो लेकिन बशीर मियाँ जो वो किसी भी हाल में अपने गुनाह को कबूल नहीं कर रहा है, तो वो जो तैश वाला जो एक वातावरण उत्पन्न होता है, उसमें वो उसका कत्ल करती है, और यानी घर में पहले से ज्यादा मनुष्य छा गई है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, एक बेवा, उसकी 3 बेटियां, 3 अधेड़ उम्र की बेटियां, यानी सेंटेंस का मेरा आप देखिए, 3 बेटियां, यानी समय और बीता, 3 अधेड़ उम्र की बेटियां, और घर के जर्रे जर्रे में रेंगती परछाइयां, यानी फिर तीनों बेटियों की शादी, मतलब कि एक परिवार अभिशप्त रहा। तो ये ऐसी घटनाएं होती हैं, ये जीवन की सच्चाई है। और इसके मेरे ख्याल से, मुझे सही नंबर तो हिना बताएगी, 60-70 से ज्यादा शोज हम कर चुके हैं, 60 से 70। और हर बार मुझसे, हर प्रदेश में जहाँ जहाँ मैंने किया, लोगों ने यही सवाल उठाया, पुरुषों ने। स्त्रियां बड़ी खुश हुई, 2 तरह की प्रतिक्रियाएं आई। स्त्रियां बहुत खुश हुई, उनको अच्छा देखिए, स्त्रियों के खुश होने का कारण, मैंने कहा ना कि हर स्त्री के अंदर कोई एक इच्छा दबी हुई है, तो वहां पे वो उसका कत्ल देखकर वो खुश हो रही है कि कहीं वो बदला ले पाई। पुरुषों का कहना था कि मैंने सिर्फ बशीर मियाँ का कत्ल क्यों किया, गुनाह में तो बेटियां भी शामिल थी। तो फिर मेरा बस एक ही उत्तर उनसे रहा कि देखिए, मैंने तो नाटक लिख के अपना काम पूरा कर दिया, अब आप जो भी जिस तरह से नाटक को लेना चाहें, क्योंकि आप एक नाटककार से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो सबकी मर्जी का अंत दे दे। मेरा अपना एक दृष्टिकोण है, मेरे दृष्टिकोण में लड़कियों ने गुनाह कबूल किया जी। और मैंने नाटक में अंत में तो ये नहीं दिखाया कि परिवार खुश है। नाटक का अंत क्या है, घर में सन्नाटा है, मनहूसियत है, 3 बेटियां, 3 अधेड़ों की बेटियां, घर के जर्रे जर्रे में रेंगती परछाइयां। तो आपको तो इस बात को समझना पड़ेगा कि बशीर मियाँ का कत्ल कर दिया, बेटियों का कत्ल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी बेटियां तो मृत प्राय जैसी हैं, उनके जीवन में तो खुशियां आई नहीं। तो ये इस तरह से ही नाटक है, और ये नाटक सच बताऊं तो मेरे लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण नाटक बनकर आया, और
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है थोड़ा मैम। मैम इस नाटक का प्रदर्शन कब और कहाँ, कब, 2-3 जगह, कब कहाँ हो रहा है? इसका पहला प्रदर्शन 21 अगस्त 2014 है, 21 अगस्त 2014 कलकत्ता में हुआ। प्रथम कलकत्ता। जी उसके बाद इसका शो जबलपुर में हुआ। जी आप इसे एक बार स्टॉप कीजिए, जी। वापस ऑन कीजिएगा। जी मैम, इस नाटक का प्रस्तुति कहाँ कहाँ हुई थी मैम, आप बता रही थी? प्रथम तो 21 अगस्त उसके 2014। बाद भोपाल, डेट याद नहीं। जबलपुर, नहीं डेट फिर याद नहीं है मुझे। जी भोपाल, जबलपुर, अरे डिटेल्स में आपको ही ना बताएगी, मुझे इतना याद नहीं है। जी सर जी मैम। अच्छा मैम, इस नाटक की प्रस्तुति की शैली क्या है? लोक नाट्य, यथार्थवादी शैली? यथार्थवादी। जी मैम। लेकिन अजहर चूंकि ना अपसर्ड, अजहर का जो डिजाइनिंग होता था वो अपसर्ड ज्यादा अजहर को बहुत पसंद है। जी तो यथार्थवादी में जी वो अपसर्ड शैली को मिलाकर चलते हैं। ओके, तो इसमें भी आपको एब्सर्ड कहीं दिखता है? बिल्कुल, जहाँ पर एक दृश्य जो आता है, आखिरी दृश्य जहाँ पर वो लड़की अपनी माँ को कहानी सुना रही होती है, उस दृश्य को अजहर ने बहुत ही अलग तरीके से इसका, जबकि लिखते वक्त मेरे दिमाग में वो दृश्य वो नहीं था। जी अजहर ने इसको बड़े अपसर्ड तरीके से प्रस्तुत किया है। आप जब इसका वीडियो देखेंगे तब आप इस बात को समझ पाएंगे। आखिर में छोटी लड़की माँ को कहानी सुना रही है। हाँ, अंत उस कहानी पे तो सारी बात खुल कर आती है, सारा राज खुलता है। जी मैम। अच्छा, मंच परिकल्पना के बारे में कुछ बताएंगी मैम कि अजहर ने इसका जो सेट बनाया था, जी मैम। इसके सेट को आप देखिएगा। अजहर पूरे जो दीवारें बनाई हैं, उस दीवारों में गोल गोल छेद, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े गोल छेद है। ओके। और दीवार जो वो तिकोने में है, और थैंक यू। मतलब कि अलग अलग कोण है दीवार में। अच्छा। तो अजहर ने वो जो छेद है वो उस तरह से दिखाया कि कभी उन छेदों से रोशनी अंदर आ रही है, जी सूरज की रोशनी आ रही है। तो कभी वो उसको इस रूप में प्रस्तुत किया अजहर ने कि हमारे जीवन में अलग अलग कोण है और उसमें अलग अलग विषमताएं हैं, और वो पूरे नहीं हो पाते, वो छितर जाते हैं। जी तो अजहर ने मंच सज्जा में इसी तरह, अपनी मंच सज्जा में जी इस तरह के भाव को, नाटक के मूल भाव को इस तरह से प्रयोग में लाया कि सिर्फ मंच को, जब मंच पर लाइट पड़ता है ना, यानी इस सेट के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो कहानी खुद ब खुद अपने आप को कहने लगती है, लगता है कि आप कथा समझ रहे हैं कि जरूर कुछ ऐसी बात है। जी। प्रॉपर्टीज कुछ? प्रॉपर्टी तो नाटक के अनुसार सिलाई मशीन वगैरह, बर्तन वगैरह, जो भी जी। नाटक के अनुसार जो चीज़ें ज़रूरत थी उन सारी चीज़ों का है। पानी का मटका है, कालीन है, जी मैम। कपड़े हैं, डोरी है, जी है ना, बैग है, अंधे का चश्मा है, लाठी है। तो नाटक के अनुसार जिन चीज़ों की ज़रूरत है। जी मैम। अच्छा मैम, इन प्रयोगों के पीछे आपका कोई ऑब्जेक्टिव जैसा दिखाना क्या? नहीं, जैसा कि चूंकि आपको बताया ये यथार्थवादी नाटक है, तो जी नाटक को एकदम यथार्थ, मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरे को जगह याद आ गई, अमृतसर में इसका शो जब हमने किया तो वहाँ पर भी ये प्रतिक्रिया मिली, हर जगह ये प्रतिक्रिया मिली कि लोगों को लग रहा है कि वो एक घर में चलता हुआ सब कुछ देख रहे हैं। बाहर बैठ के एक घर के अंदर जो चल रहा है तो उनको वो घर ही नजर आया, वास्तविकता नजर आई। और सिंबॉलिक रूप में मैम क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब ये नाटक यथार्थवादी है तो सिंबॉलिक रूप से कुछ नहीं है प्रयोग? सिंबॉलिक रूप से एक अंगूठी का प्रयोग हुआ है, आप बोल सकते हैं। अंगूठी मतलब कैसे? हमको समझ नहीं आया। क्योंकि वो जब अंगूठी पहनने का मतलब ही है हाँ। कि उस पुरुष पर, उस दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध हो रहा है। तो जो दृश्य है कि छोटी जो है वो कंधे पे हाथ रखती बशीर मियाँ के, बशीर मियाँ अंगूठी घुमाता है
ये अंगूठी घुमाना एक प्रतीक हो गया शारीरिक संबंध का, कि उसके साथ शारीरिक संबंध मतलब काम वो चल जानने रहा के बाद भी बशीर जानता है भले अंगूठी। हाँ, बशीर को तो पता है कि जो स्पर्श से तो पता चल रहा है कि ये छोटी बेटी होगी। जी मैम। अच्छा मैम, चरित्रों को कैसे गढ़ा है आपने? स्त्री नायिका या जो पात्र हैं लेखिका या अपने अनुसार? वो तो वही बात है, तो आपने अपने अनुसार ही गढ़ा है। तो वास्तव में आपने मेरे ख्याल से जो सोसाइटी का एक सत्य है, एक ये भी कोई सत्य है कहीं ना कहीं जरूर हमारे समाज में घटित नहीं, होता है। मेरे दिमाग में मैंने आपको बताया ना कि चल रहा था कि ये जो शरीर की इच्छाएं है वो तो स्त्री के अंदर भी होती है। जी मैम। तो जब ये भाव मेरे अंदर बहुत गहरे तक था और मैं इसी को बाहर निकालना चाहती थी अपने नाटक में, जी मैम। तो मैंने आपको बताया कि मैंने एक वर्कशॉप के दौरान जब मैंने इस पर काम किया, जी मैम। और उस वर्कशॉप के दौरान मैंने अपने स्त्री चरित्रों को गढ़ा है। जी मैम। मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली जिन्हें सुनकर जिससे मैं बताऊं कि अच्छा होता क्या ना, हम अपनी ही दुनिया को सारी दुनिया समझते हैं। जी जी जी। हर कोई, हमने अपनी आँख से जो देखा है हमारे लिए दुनिया वही है, उससे इतर भी कुछ घट रहा होगा, हम उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो इस वर्कशॉप के दौरान मैंने देखा, मैंने जो महसूस किया, मुझे जो पता चला कि पुरुष किस किस रूप में किसी स्त्री का शोषण कर सकता है, ये सच्चाई मेरे सामने आई और मेरी रूह कांप गई। मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये फिर मेरे उस वादे का हनन होगा जो मैंने अपनी कलाकारों के साथ किया। जी जी। मैं बता नहीं सकती आपको। यानी आप पुरुष भले मनुष्य के रूप में भी किस तरह से शोषण कर सकता है स्त्री का, कि स्त्री को बहुत बाद में समझ में आता कि वो शारीरिक रूप से शोषित की गई है, सेक्सुअली वो शोषित की गई है। ये बात बहुत बाद में समझ में आता है स्त्री को। कई तरीके होते हैं। पहली बार उसको जब महसूस होता है किसी स्त्री को ना कि ये हाथ मेरा जो पुरुष का पड़ा रहा है वो भला आदमी बन के मेरे को जो छू रहा है, उसको जब पहली बार महसूस हो जाता है कि ये सही नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं वो शायद वही गलत है, ये आदमी तो बहुत भला है, ये ऐसा काम नहीं कर सकता जी। लेकिन जब वो बार बार होता है तो उसको समझने में वक्त लग जाता है और तब उसको समझ में आता है कि नहीं वो सेक्सुअली उसके साथ एब्यूज हो चुकी है। तो मैंने चरित्रों को गढ़ा, जो स्त्री चरित्रों को गढ़ा है वो वर्कशॉप के दौरान ही गढ़ा है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है जी। अच्छा, चरित्रों का संवाद का स्वरूप क्या है, किस प्रकार का? जैसे उनकी भाषा, किरदार, समय, काल। भाषा तो देखिए, भाषा समय जो है समय वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि भाषा चरित्र के अनुरूप ही होनी चाहिए। जी। माँ की भाषा, माँ की शैली जो होती है, तो वो मैंने एकदम एक माँ जो होती है, माँ के बोलने का जो ढंग होता है, माँ जिन शब्दों का प्रयोग करती है, बेटियाँ उनकी बोलने का तरीका अलग होगा, जो छोटी है उसका तेवर एकदम तेवर के अनुसार, सबका जो तेवर होता है ना, सबका मानसिक जो स्वरूप है उसके अनुसार मैंने भाषा का मतलब छोटी, आप बोल रहे हैं कि विद्रोही थी तो छोटी को अपने किए का मतलब गुनाह का नहीं होता, दोनों लड़कियां नहीं, छोटी तो कहती है कि जो हो वो आपकी वजह से हो। ओके। मेरे साथ भी ये घटना घट गई, क्योंकि छोटी तो समझ ही नहीं पाई थी ना कि इस अंगूठी का मतलब क्या हो सकता है। मछली के पहली बार जब उसके साथ शारीरिक संबंध हुआ, उस वक्त अंगूठी नहीं थी, लेकिन उसने वो संबंध होने दिया क्योंकि उसकी एक जरूरत थी। बाद में उसको पता चला कि अंगूठी का कोई मामला है, माँ के उंगली में अंगूठी है। जी जी। बड़की को मछली से पता चला अंगूठी का मतलब ये होता है, इसलिए वो अंगूठी उसे ले लेती है, पहनती है और अंगूठी पहन के उसके साथ संबंध बनाती है। लेकिन छोटी तो इसलिए नहीं करती है, छोटी को अंगूठी का अर्थ जानना था कि अंगूठी का क्या मतलब है, इसलिए वो अंगूठी पहनी। अंगूठी पहनने का मतलब इतना भयंकर होगा ये छोटी को नहीं मालूम था, और इसीलिए वो विद्रोह करती है। वो माँ को आईना दिखाने का काम करती कि आप अपनी खुशियों में नहीं घूम, पहले आप हमारी भूख पहचान लेती थी, अपने मुंह का निवाला, अपने मुंह का कौर हमारे मुंह में डाल देती थी, और अब आपने हमारी भूख को नजरअंदाज कर दिया, आपने अपनी बेटियों की भूख को नजरअंदाज कर दिया। तो छोटी ने तो गुनाह किया ही नहीं है, छोटी के साथ गुनाह हुआ और वो उसका विरोध कर रही है। अगर वो छोटी विद्रोह नहीं करती, छोटी सामने खुलकर नहीं बोलती, मूल कहानी में छोटी भी शामिल हो गई थी। अब
घर में अंगूठी खोल के रखी जाती है चिराग के पास, एक उंगली में अंगूठी जाती है और बशीर मियाँ के साथ, बशीर मियाँ नाम तो मैंने दिया, वहाँ पर तो बशीर मियाँ नाम भी नहीं, हाफिज के साथ शारीरिक संबंध हो रहा है। लेकिन मेरी स्त्री ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। जी मतलब कि मुझे नहीं लगता कि सारी स्त्रियां इतनी कमज़ोर हो सकती हैं कि वो सरेंडर कर दें अपने शरीर की इच्छा के लिए पुरुष के सामने। तो माँ ने सरेंडर नहीं किया था, लेकिन माँ से एक चूक हुई कि शायद वो नहीं समझ पाई, जबकि समझ रही थी कि कहीं कुछ हो नहीं जाए। दोनों बेटियां शामिल हो गई, लेकिन छोटी ने पूरा विद्रोह किया। तो सोचिए 4 में से 2, एक चिंता में थी, एक ने विद्रोह किया और 2 अपनी ज़रूरत के आगे बह गई। तो मैंने तो यहाँ विद्रोह दिखाया, यहाँ पे कत्ल होता हुआ दिखाया, और मूल कहानी में था कि अभी घटना चल रही है। मतलब क्या किसी ये विदेशी कहानी का रूपांतरण है कि आपका? ये कहानी छपी थी। अच्छा, आपको बनने बताया ना, शेष नामक पत्रिका में कहानी थी। जी मैम। तो उसमें ये अरबी कहानी थी। जी मैम। अब देखिए कि अरब देश में, अरब लिटरेचर में इतनी बोल्ड कहानी लिखी जा सकती है। जब मैंने यहाँ पर हाफिज के नाम से जब पहला शो किया था, तो थोड़ी सी हलचल मच गई थी जी। मुस्लिम सोसाइटी में, क्योंकि हाफिज बहुत ऊंचा दर्जा होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो चूंकि मुझे किसी भी समाज को चोट नहीं पहुंचानी है, मुझे तो कथा बतानी थी ना, तो मैंने बशीर मियाँ नाम दे दिया उसको। और काम वही है कि उसे कुरान याद है और वो कुरान खानी करने घर में आ रहा है और दूसरों के घर में जा रहा है, लेकिन हाफिज न बोलकर उसको एक नाम दे दिया, बशीर मियाँ। जी। इसको लेके हंगामा तो हुआ थोड़ा, जी। लेकिन ऐसा हंगामा नहीं हुआ कि नाटक बंद करना पड़ जाता। जी। लोगों को ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था कि जी, और जी ऐसा, और वाकई एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है जी, कि एक औरत अपने शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए आगे निकल आए, तो इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो मूल कहानी मेरे अंदर उतरी नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मेरे अंदर की औरत तो मर जाएगी। अगर मैंने ये माँ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, बेटी कर सकती है, माँ अपनी बेटियों के साथ ये होता हुआ नहीं देख सकती, कम से कम आज की माँ तो नहीं देख सकती। हो सकता हो कि कहीं किसी कोने की माँ में ये हिम्मत नहीं है, उस कोने की माँ में हिम्मत नहीं हो सकती, लेकिन इस कोने की माँ तो इस बात को स्वीकार करेगी, तो फिर एक ही स्तर पे हम आ जाएंगे, नहीं ये मैं नहीं दिखा सकती। तो मेरे अंदर की माँ ने विरोध किया, और ये कहानी तो बड़ी छोटी सी कहानी है। नाटक तो मेरा पूरा फुल लेंथ नाटक, इसमें मैंने अपनी कई, इसमें मैंने एक चूड़ी वाली चरित्र का निर्माण किया, और वो भी इसलिए हुआ कि पहले चूड़ी वाली मेरे नाटक में नहीं थी। अब मेरी एक एक्टर बोलने लगी, मैम मुझे भी इस नाटक में काम करना है, मुझे भी कोई चरित्र बनाइए ना, कीजिए ना। तो इस अच्छा, ये चरित्र भी स्त्री दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर निकल कर आया है कि वो जो अपनी कहानी बताती है कि उसका मर्द उसको छोड़ के जो भाग गया, और अभी 3 बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर जो है, और कैसे कैसे समाज में उसको सहना पड़ा है, वो हिंदू चरित्र है। मैं आपसे चाहूँगा कि जो आपने प्योरली एक नाटक लिखा है, वो अगर टाइम मिले तो 5-7 मिनट में बता देंगे बात। ये प्योरली नाटक है। हाँ, मतलब एक अलग से, जैसे ये तो कहानी बेस्ड है। नहीं, वो तो आप कोई भी नाटक लेंगे, वो हर नाटक, आप शेक्सपियर के नाटक ले लीजिए, आप गिरीश कर्नाड को ले लीजिए, वो किसी न किसी कहानी पर ही आधारित होती है। जी। कहानी, आप नाटक यूं ही नहीं लिख पाएंगे जी। आप किसी भी बड़े नाटककार को ले लीजिए, वो एक कहीं का प्लॉट होता है, उसको वो नाटक में डालते हैं। किसी भी नाटक को लीजिए आप गिरीश कर्नाड का है बदल नाटक, कितना प्रचलित नाटक है, आप देख लीजिए, वो लोक कथा पर आधारित है। आप नागमंडल ले लीजिए, वो लोक कथा पे आधारित है। खंडित प्रतिबिंब दे लीजिए, वो इन तीनों नाटकों का यूट्यूब पे वीडियो मौजूद होगा। कौन से? है वदन, नागमंडल और इनका गिरीश कर्नाड। जरूर होना चाहिए, गिरीश कर्नाड के नाटकों का होना चाहिए जरूर। जी मैम। तो आपने ये 5वां सवाल, चूँकि चरित्रों के अनुसार है संवाद सारे आप। जी मैम, 6ठा प्रश्न है कि इस नाटक में क्या संगीत का प्रयोग किस प्रकार आपने किया? नाटक के अनुसार, नाटक में भावों को और चरित्र को उभारने के लिए संगीत का है। चरित्र को उभारने के लिए और नाटक के भाव, चरित्र और नाटक के भाव।
और मैम क्या बोल रहे हैं, लाइव संगीत है? नहीं, रिकॉर्डेड है। हमने इसका पूरा म्यूजिक, हमारे इसकी म्यूजिक डायरेक्टर है श्री मुरारी राय चौधरी। अच्छा। ये संगीत नाटक अकादमी से संगीत के लिए सम्मानित, इनको पुरस्कार दिया गया है। और सन 2001 से जी 2001 से शुतुरमुर्ग नाटक कब का है ना? 2004 से लेकर आज तक जी। हमारे सारे नाटकों में संगीत मुरारी राय चौधरी ने दिया। 2004 से। अच्छा, लाइट का प्रयोग मैम आपने किस तरीके? नाटक के अनुसार, और अजहर खुद लाइट डिजाइन करते थे जी। और अजहर का लाइट में भी काफी अच्छा प्रयोग होता था जी वो दृश्य अपने आप बोलने लगते थे। जी। तो ये तो नाटक के थीम के अनुसार और नाटक की घटनाओं के अनुसार ही, दरअसल आपने जितने इसमें पॉइंट लिखे हुए ये सारे इसमें आएंगे, सारे आएंगे। थीम के अनुसार होता है, चरित्र के अनुसार होता है, भावों के अनुसार होता है, कहाँ पे जोन लाइट होता है, कहाँ पर पूरे दृश्य को बनाया जा रहा है, ये तो अलग अलग एक संपूर्ण नाटक में लाइट की योजना जो है, प्रकाश योजना जो है, वो किसी एक भाव को लेकर नहीं हो सकती। जी। तो मैम 8वां है आपका, इस प्ले के बारे में आप वर्तमान समय में इसको कैसे देखती हैं और इसमें स्त्री सशक्तिकरण का क्या आपको कुछ? मेरे ख्याल से मैंने इतना डिटेल में जो बताया आपको उसी में मिल जाएगा सारा कुछ। जी मैम। स्त्री की अपनी अस्मिता है, स्त्री का अपना वजूद है, स्त्री की अपनी इच्छाएं, पीड़ाएं, अभिलाषाएं हैं और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और स्त्रियों को अपनी इच्छाओं को लेकर सजग रूप से सामने आना ही चाहिए। अंदर में जो इच्छाएं दबी हैं उनको सामने लाना चाहिए, ताकि किसी पुरुष को उसका नाजायज फायदा उठाने का मौका नहीं मिले। अगर ये लड़कियां खुलकर बोल रही होती जी अपनी शारीरिक इच्छा के बारे में, तो बशीर मियां उनके साथ ही काम नहीं कर पाता। जी। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में रंगमंच की स्थिति कैसे आप देखती हैं? किस क्षेत्र में? कलकत्ता में हिंदी रंगमंच? हाँ मैम। बहुत दयनीय स्थिति है। कारण क्या है मैम? बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण कि हमारे यहाँ जो विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे रंगमंच है ही नहीं। वहाँ नाटक जो सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं वो किसी कहानी की तरह पढ़ा दिया जाता है। अब नाटक की कथा वस्तु, नाटक का चरित्र चित्रण, भाषा शैली, जी बस एक नाटक की समीक्षा यही हो गई। यहाँ पर न तो कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में या स्कूलों में नाटक रंगमंच की दृष्टि से पढ़ाया ही नहीं जाता। किसी भी नाटक को आप पाठ के रूप में नहीं ले सकते ना। नाटक मतलब वो रंगमंच है। अगर नाटक में रंगमंचीयता नहीं है तो फिर उसको आप कहानी क्यों नहीं बोलेंगे? बहुत सी कहानियां जो संवाद मूलक दृष्टि से लिखी गई है, तो फिर वो भी तो कहानी के रूप में हो जाएंगी। नाटक का अर्थ होता है कि वो मंच पर जरूर आए जी। और मंच पर आने के लिए उसकी रंगमंचीयता जरूरी है। और जब नाटक को रंगमंच दृष्टि से पढ़ाया नहीं जाएगा तो विद्यार्थी रंगमंच को देखने नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ के जो अध्यापक हैं जी, मेरे आलेख लिखे भरे पड़े हैं इस विषय पर जी। और मंचों पर तो मैं इतना खुलकर बोलती हूँ कि हमारे कलकत्ता के सारे प्रोफेसर मेरे से डरते हैं, क्योंकि उनके पास मेरी बात का काट नहीं है। और इन दिनों चूंकि जो मेरी उम्र की, जो मेरी क्लासमेट वगैरह जो कॉलेजों में अब पढ़ा रही हैं, तो वो लोग इस दिशा में अब काम करना शुरू कर रही हैं। लेकिन जो इसके पहले स्थितियाँ थी, या ज़्यादातर मेरी 4 सहेलियाँ जो 4 कॉलेजों में मान लिया मैंने, लेकिन सिर्फ 4 कॉलेज तो नहीं है कलकत्ता में, पूरे बंगाल में। तो पूरे बंगाल की स्थिति हिंदी की दृष्टि से तो इतनी खराब है कि जहाँ पर 30-35% हिंदी भाषी हो जिस राज्य में, वहाँ आप खुद कल से यहाँ पर है मौजूद, आपको हिंदी थिएटर दल ही नहीं मिल रहा है। आपको मेरे सिवा कोई नाम ही नहीं मिल रहा। जब तक उषा दी थी तो उषा दी और हम लोग थे,
अब उषा दी नहीं रही तो मेरे हमारे अलावा अजहर भी नहीं रहे, तो मेरे अलावा भी आपको कोई दूसरा बड़ा नाम ही आपको यहाँ नहीं मिल रहा है। आप सोचिए कितनी खराब स्थिति है। अब मैं आपको और कई सारी चीज़ें बताती हूँ। तो पहला कारण मैंने बताया कि यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में नाटक को रंगमंच की दृष्टि से पढ़ाया नहीं जाता। यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता कि वो नाटक देखें। दूसरा कारण, यहाँ का हिंदी भाषी सब प्रवासी है, आसपास के राज्यों से आए हुए लोग हैं, तो वो रोजी रोटी में है। अध्यापक है वो उनको बस क्लास में जाना है, लेसन पढ़ाना है, महीने के आखिर में तनख्वाह लेनी है। अलग से मेहनत कौन करे? रंगमंच तो एक मेहनत मांगता है ना, तो अलग से मेहनत कौन करे? इधर आओ। तो यहाँ के अध्यापक भी वैसे ही हैं। बाकी जो लोग हैं तो नौकरी पे जाना है, काम धंधा करना है, व्यापार करना है, नाटक देखने की फुर्सत ही नहीं। अब दूसरा कारण पहले कारण पर निर्भर कर रहा है। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में नाटक, जो भी नाटक करवाए जाते हैं वार्षिक सम्मेलनों में, तो सारे पेरेंट्स, माँ बाप जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कैसे नाटक होते हैं जी? रामू इधर से आओ, शामू चाय लेकर आओ, इसी तरह के नाटक, बच्चों के नाटक जो होते हैं जी। एक अच्छा नाटक, जो नाटक जिसे कहा जाए। तो अब जो पेरेंट्स है वो किस तरह के नाटक देखने के आता है? नाटक वाटक। अब नाटक के साथ वाटक शब्द जुड़ गया तो नाटक तो वही मर गया, उसका तो वही खून हो गया जी मैम। तीसरा कारण, यहाँ पर हिंदी भाषियों ने कभी उस तरह से शायद आवाज नहीं, जो हमसे सीनियर लोग रहे, मैं उनकी बात कर रही। दरअसल ना, नाटक थिएटर ग्रुप अगर सिर्फ नाटक करेगा, अपने शोज करेगा, तो वो अपनी एक पूरी समझ नहीं बना पाएगा रंगमंच को लेकर। उषा दी के साथ एक बहुत बड़ी सुविधा ये थी कि उषा दी जब कमल गांगुली से हुआ, कमल गांगुली सीटू के बहुत बड़े नेता थे और बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ उनकी दोस्ती थी, तो उस वक्त सरकार सीपीएम की थी यहाँ पर, तो उनको बड़ा लाभ मिला, उनको बहुत शोज मिले, उनके दर्शक बंगाली हो गए। अच्छा, बंगाली, हमारा दर्शक जो बंगाली दर्शक है वो बड़ा समृद्ध दर्शक है, वो नाटक की टिकट खरीद के नाटक देखता है। कोई भी बंगला नाटक आप देख, शाम को आप यहाँ चले जाना एकेडमी रविंद्र सदन, हाँ, तो वहाँ पे लाइन लगा के लोग टिकट देखते हैं, नाटक देखते हैं। वहाँ पे फ्री में टिकट किसी को नहीं है, किसी भी बंगला नाटक का टिकट फ्री में नहीं है। आप टिकट खरीदो, नाटक देखो, नहीं तो नहीं देखने मिलेगा। जो नाटक के एक्टर हैं उनको भी ना अपने जानने वालों के लिए टिकट लेनी पड़ती है, भले ही उनको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए, आधे दाम में मिल जाए, लेकिन उनको टिकट लेनी पड़ती है। तो उषा दी को बंगला दर्शक बहुत मिल गए। तो हिंदी का दर्शक क्या है ना, नाटक की टिकट ही नहीं खरीदेगा। अरे नाटक, आप नाटक देखने जाएंगे, टिकट लेना पड़ेगा। तो उषा दी को भी हिंदी नाटक दर्शकों के लिए ना जगह जगह ऑफिसों में टिकट भेजनी पड़ती थी कि आ जाए। तो उषा दी को चूंकि एक रूलिंग पार्टी का बहुत बड़ा हाथ, एक बैकिंग थी, तो इसलिए उनको ना स्थापित होने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो उनकी सारी मेहनत अब नाटक में आ गई, अपने आप को स्थापित करने के लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो उनकी सारी ऊर्जा नाटक करने में, वो उन्होंने बहुत काम किया। उषा दी ने जितना काम किया एक स्त्री होकर, कलकत्ता में किसी और ने वैसा काम नहीं किया। वो पूरी लगन, मतलब कि उनका जो जुनून था, उनसे हमें ऊर्जा मिलती थी। वो जो जुनून उनके अंदर था, उनका तो रात दिन का खाना पीना सब कुछ थिएटर था। लेकिन उनके साथ एक जो लाभ, मतलब फायदा मूलक जो चीज हुई, वो थी कि दर्शकों के लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसका कारण क्या था? मैं बताया ना भी आपको कि चूंकि उन्होंने कमल गांगुली से शादी की थी और कमल गांगुली सीटू के बड़े नेता थे और उस वक्त रूलिंग पार्टी सीपीएम की थी, तो अब जगह जगह सीपीएम के जो भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं वहाँ पे उनको शोज मिल जा रहे, उनको प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, बंगाली दर्शन के साथ एक ये गांगुली शब्द बड़ा क्लिक किया, आमदे बहू, उषा दी बंगालियों की बहू हो गई। तो कई चीजें मिलकर काम की, तो उनको दर्शकों के लिए काम नहीं करना पड़ा,
उन्होंने अपनी सारी मेहनत अपने काम अपनी अपनी प्रोडक्शन में लगाई, अच्छे अच्छे प्रोडक्शन उन्होंने दिए। उनकी अच्छा आप देखिए उनकी एक्टर भी 80% एक्टर तो उनके बंगाली थे, 20% हिंदी भाषी थे। ये सवाल मैंने कई बार उठाया था कि हिंदी के कलाकार क्यों नहीं है। उनको तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सरकार की तरफ से एक भी ऐसी केंद्र नहीं है जहाँ पर हिंदी भाषियों को ट्रेनिंग दी जाए। भाई थिएटर तो ट्रेनिंग मांगता है ना। अब जो भी नाट्य संस्थाएं वो तो अपना ही नाटक कर रही है, अपने नाटक के लिए इतने 50 झमेले, रिहर्सल के लिए जगह खोजो, रिहर्सल का खर्चा निकालो, अपने ही 50 झमेले एक नाटक करने के लिए। तो कोई भी नाट्य संस्था एक्टर को तो तैयार करती नहीं। जो एक्टर बने बनाए मिल जाए उनको लेके नाटक करना है। जिनको एक्टर नहीं मिलते वो नाटक ही नहीं कर पाते। आप अगर कोई नाटक कर पा रहा होता तो आज बंगाल में बंगला का थिएटर ग्रुप 4000 से ज्यादा है। 4000 से ज्यादा है बंगला के थिएटर ग्रुप, छोटे बड़े सब मिलाकर। अब आप कल्पना कीजिए अजीत कि 4000 से ज्यादा थिएटर ग्रुप है पूरे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और जो नामी बड़े ग्रुप है जो पूरे इंटरनेशनली जाने जाते हैं वो तो कम से कम 20-25 है। और 100 ऐसे हैं जो बंगाल में जिनका अपना बड़ा नाम है। बंगाल के अंदर ऐसे 100 संस्थाएं हैं और पूरे भारत में 20-25 संस्थाएं जो जानी जा रही हैं। अब वैसे में हिंदी का आप 2 नाम नहीं ले पाएंगे, तो इसका कारण आप किसको देंगे? किसको देंगे? ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। खुलकर मैं आपसे भी सारी बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बोलूंगी तो लगेगा कि मैं शायद किसी और वजह से बोल रही हूँ। अब ये आपका काम है, मैंने आपको एक पॉइंट दिया, आप खोजिए कि क्यों नहीं है ना? तो हिंदी कलाकार, अब यहाँ हिंदी कलाकार उत्पन्न ही नहीं हो रहे, क्योंकि कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, सरकार की तरफ से भी नहीं है। किसी भी सरकार ने, न सीपीएम सरकार ने, न ये तृणमूल सरकार ने, किसी भी सरकार, बीजेपी सरकार, न कि मैं किसी पार्टी का नाम ना भी लूँ, कोई भी सरकार केंद्र में भी देख लीजिए कहाँ थिएटर को लेकर बढ़ावा है। यहाँ पे जो 2 सरकारें आई तो हिंदी भाषा के थिएटर को लेकर उस तरह का बढ़ावा नहीं है। सीपीएम के ज़माने में सिर्फ उषा दी को बढ़ावा मिला, टीएमसी के ज़माने में अभी किसी को नहीं है। टीएमसी ममता बनर्जी के आते ही तो उषा दी का जो एक पार्टी में जिस तरह से सीपीएम पार्टी ने जितना ऊंचा रखा था, टीएमसी ने तो उस तरह से नहीं दिया उनको। इनका बंगला थिएटर कहाँ से कहाँ है? हर रोज यहाँ के 5 ऑडिटोरियम में हर शाम को बंगला नाटक हो रहा है, हर शाम, हर रोज जी। हिंदी का नहीं होता है। बंगला का हर शाम इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके तो टिकट से इनका शो का खर्चा निकल आता है। यहाँ तो कोई खर्चा ही नहीं निकलता जी। तो यहाँ की स्थिति, अच्छा अब ये सारे इंटरकनेक्टेड हुए। अगर पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अगर वहाँ पे स्थिति में सुधार होगा कि शैक्षणिक संस्थानों में रंगमंच दृष्टि से जब नाटक पढ़ाए जाएंगे, रंगकर्मियों को बुलाकर वहाँ पे वर्कशॉप वगैरह कराए जाएंगे, थिएटर की एक समझ पैदा की जाएगी, तो जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया उसमें सुधार आएगा कि दर्शक वर्ग तैयार होगा जी। और पहले पॉइंट से ही तीसरे पॉइंट में भी सुधार आएगा कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्कूल की मांग होगी और जो खोला जाएगा और जहाँ पर हिंदी भाषी कलाकारों को एक जगह मिलेगी, वो सीख पाएंगे, क्योंकि पहले तो सीखना जरूरी है जी। अब मैं जब यहाँ के कॉलेजों में सारे हिंदी डिपार्टमेंट को जब कोई भी इन्विटेशन भेजती हूँ तो सब कहते हैं उमा या उमा जी या उमा दी या उमा मैम, अपनी उम्र के अनुसार सब जो मुझे जिस तरह से संबोधित करते हैं, अरे आप तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा मैं काम तो अच्छा कर रही हूँ, आप विद्यार्थी को तो भेजिए। अरे उमा शाम को 6:30 बजे तो कोई विद्यार्थी आ ही नहीं सकता, घर से परमिशन नहीं है यहाँ पर। विद्यार्थियों को, लड़के लड़कियों को शाम को 6:30 बजे नाटक देखने आएंगे, 9 बजे घर पहुंचेंगे, इसकी अनुमति नहीं है घरों से। और इसीलिए अब मैं अपनी बात बताती है आपको, इस ओर
काफ़ी सालों तक हमने जब देखा कि स्थिति कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिगड़ रही है, तो मैंने 2016 में एक कक्षा शुरू की थी, क्योंकि हमारी अपनी सीमा है। उसके बावजूद मैंने कक्षा शुरू की, सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, कहानी और कविता का अभिनयात्मक पाठ सिखाना शुरू किया मैंने, जिसके अब तक 20 सत्र हो चुके हैं पूरे। आ जाओ बैठो। उसके 20 सत्र पूरे हो चुके हैं। हर सत्र में किसी में 15-20 कलाकार होते हैं, किसी में 12, मतलब कि 15 से ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहती। पहले तो 20-20 मेरे कलाकार होते थे, जिनको 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स में मैं करवाती हूँ, जहाँ पे कविताओं और कहानियों का ड्रामेटिक रीडिंग, अभिनय के साथ कैसे पाठ किया जा सकता है। तो ये सिखाने में कम से कम ये कलाकार एक बेसिक चीज़ सीख जाते हैं, थोड़ा सा ये उच्चारण का तरीका, आवाज़ के आरोह अवरोह का तरीका, थोड़ा सा अभिनय के बेसिक पॉइंट ये सीख जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक बेसिक जानकारी मिल रही है। तो ये मैंने 2016 से शुरू किया। उसके बाद दूसरा काम जो मैंने शुरू किया, मैं समय समय पर वर्कशॉप करवाती हूँ, अभिनय की कार्यशाला। और मेरी कार्यशाला अलग इसलिए है कि मैं आमतौर पे जो नाट्य संस्थाएं कार्यशाला करवाती है वो बस उन्हीं लोगों को कराती है जो उनके अपने कलाकार हैं और वो उस ग्रुप के ही है। ग्रुप के बाहर के होने पे उनको अनुमति नहीं होती। लेकिन मैं जो कार्यशाला करवा रही वो मैं आम कलाकारों के लिए करवा रही कि वो आए, वो 10 दिन की कार्यशाला हो, 15 दिन की कार्यशाला हो, वो करें। उसके बाद अगर उनकी इच्छा है और मुझे अगर लगे कि ये अच्छा है, कर सकता है, तो वो मेरे यहाँ रह सकते हैं, नहीं तो वो अपना चाहे। तीसरा मैंने जो शुरू किया है, मैं स्कूलों और कॉलेजों में भी जाकर वर्कशॉप करवा रही हूँ और मैं उनसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करती कि कम से कम शायद इस बहाने स्कूल कॉलेज अपने यहाँ एक इसको भी बढ़ावा देंगे कि चलो एक वर्कशॉप करवा दें थिएटर को लेकर। तो ये काम मेरा चल रहा है काफ़ी सालों से। अच्छा, अभी मैंने जो नया शुरू किया है, मैंने एक रंग अड्डा आपको मैंने भेजा था ना, ये मेरा रंग अड्डा 19वां हुआ। मासिक रंग अड्डा की शुरुआत की मैंने अपने ही कलाकारों के बीच शुरू की, जिसको अब मैं कॉलेजों में भी ले गई हूँ कि हर महीने जिन रंग कर्मियों की, चाहे वो नाटककार हो, निर्देशक हो, अभिनेता हो, जो प्रतिष्ठित हैं, जो आइकॉन है हमारे रंग क्षेत्र में, उनका जो जन्म है, जिस महीने जिनका जन्म है, उस महीने उनको लेके हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे कलाकार उनके बारे में सारी डिटेल निकालते हैं, उनका जीवन परिचय निकालते हैं, उनके ऊपर उनके लिखे नाटकों या उनके द्वारा किए गए नाटकों पर समीक्षा लिखते हैं, आलेख लिखते हैं। फिर रंग अड्डे वाले दिन उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के साथ साथ उनके आलेखों का पाठ होता है, साथ ही एक नाटक का पाठ होता है। इससे ये हो रहा है कि मेरे जितने 40-50 जो मेरे अभिनेता हैं, वो हर महीने 3 से 4 नाटकों से रूबरू हो रहे हैं और नाटककारों के बारे में, निर्देशकों के बारे में जान रहे हैं। क्योंकि ये कोई इंस्टीट्यूशन, एनएसडी जैसा इंस्टीट्यूशन, उनका तो करिकुलम है, लेकिन नाट्य संस्थाओं का करिकुलम नहीं होता। नाट्य संस्थाओं का करिकुलम एक ही होता है कि आज हमें इस नाटक की रिहर्सल करनी, कल उस नाटक की रिहर्सल करनी। लेकिन नाटक सिर्फ मंच पर ही नहीं होता, रंगमंच सिर्फ नाटक कर अभिनय करने को नहीं कहते। ये बात मैं इन सारे बच्चों को समझाना चाहती हूँ और ये तब मैंने इसकी शुरुआत की और इसका बड़ा अच्छा परिणाम आ रहा है। 2 परिणाम आ रहे हैं। एक तो ये सारी इनकी जानकारी में समृद्धि हो रही है, दूसरा ये आलेख लिखना सीख गए। नए नए विद्यार्थी अच्छे आलेख लिख रहे हैं रंगमंच पर, नाटककारों पे आलेख लिख रहे हैं, वो उनके बारे में पढ़ रहे हैं और उनकी दृष्टि को अगर आप इन आलेखों को आप पढ़ेंगे अजीत, तो आप बोलेंगे कि ऐसा मौका आप लोगों को अपने विद्यार्थी जीवन में नहीं मिला था। इतना अच्छा आलेख आपने भी नहीं लिखा होगा जो आलेख ये बच्चे लिख रहे हैं अभी। कल ही हमारा रंग अड्डा था, मैं चाह रही थी कि आप आते, इसलिए मैंने कल आपसे पूछा था। तो कल के रंग अड्डा में जब आलेख उषा किरण खांदी पे पढ़ा गया, शंकर शेष पे और त्रिपुरारी शर्मा पे, कल 3 लोगों पे था।
मैंने इन तीनों को बहुत पढ़ा, तीनों ये शंकर शेष से तो, लेकिन त्रिपाठी मैम और उषा दी से मेरी तो व्यक्तिगत तौर पर पहचान थी। तो त्रिपाठी मैम के 4 नाटक मेरे यहाँ हो चुके हैं। उषा दी से तो अभी मैं मिलकर आई, उन्होंने अपने आयाम के कार्यक्रम में मुझे बुलाया था ये कहानी का पाठ करने के लिए। इन लोगों को अच्छे से जानते हुए भी जो बातें कल जिस दृष्टि से इन लोगों ने आलेख लिखा, मुझे लगा मैं खुद समृद्ध हुई। तो ये काम मैंने शुरू किया और मेरा रंगड्डा कॉलेजों में भी पहुंचने लगा। अब कॉलेज वाले मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तो अब हम लोग कैसे कर रहे हैं कि इस महीने मान लीजिए जैसे 3 का था, पिछले महीने जो हमने किया 4 लोगों पे था, तो कॉलेज को मैंने कहा कि आप इन 2 लोगों पर अपने कॉलेज के विद्यार्थियों से, डिपार्टमेंट अपने हिंदी विभाग से आप आलेख लिखवाइए 2 विद्यार्थियों से। तो उन्होंने आलेख लिखवाया उनसे और नाटक का पाठ हमने किया जाकर। तो सम्मिश्रण मिला, नाटक का पाठ कैसे हो सकता है, बैठे बैठे वो समझिए, उनको मजा आया और वो आलेख लिखना सीखा। तो ये काम की शुरुआत मैंने की। ये इस तरह से हमारे 19 रंगड्डे हो चुके हैं। इससे एक समझ पैदा हो रही रंगमंच को लेकर विद्यार्थियों में। मैंने इस साल, अच्छा हम एक काम करते हैं, अजर हमने 2010 से शुरू किया था राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जी। इस बार हमारा 13वां होना है। तो हर नाट्य उत्सव में हमारा सेमिनार भी होता है और सेमिनार में एक सेशन में विद्यार्थियों के लिए जरूर रखती हूँ। इस बार हमने क्या किया कि हमने, चूंकि ये शिकायत मतलब कि ये परेशानी सबकी हमेशा सुनने में आती है ना कि शाम को विद्यार्थी नहीं आ पाएगा, तो इस वर्ष 2022 से मैंने इसकी शुरुआत की कि मैंने शो का टाइम अपने फेस्टिवल में 2023 से दिन का कर दिया। 12 से एक हमारा रंगड्डा रंग संवाद चल रहा है, जिसमें सारे कॉलेजों के हिंदी विभाग के विद्यार्थी बैठे हुए, रोज 250 से 300 350 विद्यार्थी रहे और रंगमंच से जुड़े व्यक्तित्वों ने रंगमंच के विभिन्न पहलुओं पर, आपको सारी डिटेल न देगी, उस पर चर्चाएं हुई, विद्यार्थी सुने और 2 बजे से वो नाटक देख रहे हैं। कलकत्ता के बाद से जो नाटक आ रहे हैं वो नाटक देख रहे हैं। उन नाटकों पर अभी सारे जो प्रोफेसर हैं उन बच्चों को, अपने बच्चों को नाटक पर लिखने का वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं। 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं कि आप नाटक देखो, उस पर लिखो। तो ये जो मेरी जो कोशिश है, जो मैं आपको बोल रही थी कि विद्यार्थियों को जागरूक बनाने में, तो अब जिन जिन कॉलेजों में मेरे अपने दोस्त हैं वो अपनी कॉलेजों में इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। कल खिदिरपुर हमारे यहाँ का एक कॉलेज है, उस कॉलेज के 40 बच्चे आए हुए थे रंगड्डा में। तो ये शुरुआत जो हुई है हमारी कोशिश, हम पूरा लिटिल थिएस्पेल परिवार जो लगा हुआ है इस कोशिश में। अच्छा मैम, ये पुरुषों के साथ इस क्षेत्र में महिला निर्देशकों की भूमिका रंगमंच के डेवलपमेंट में आप कुछ देखती हैं यहाँ पे? हिंदी में तो आपको यहाँ कोई दूसरा नाम मिलेगा नहीं, और मेरे साथ तो मेरे पति देव थे, तो हम दोनों ने मिलकर जिस तरह से काम किया, कभी समझ में नहीं आया कि मैं पुरुष के साथ काम कर रही या वो स्त्री के साथ काम कर रहे, क्योंकि हम दोनों का मुख्य उद्देश्य तो सिर्फ थिएटर रहा, कॉमन पॉइंट थिएटर रहा। कहानियों का रंगमंच की शुरुआत कलकत्ता में मैंने की। मैं सबसे पहले मैं अंकुर साहब का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी, मुझे इसके लिए जूनियर फेलोशिप मिला था संस्कृति मंत्रालय से। तो कलकत्ता में कहानियों का रंगमंच अगर आप मानेंगे तो इसकी शुरुआत मैंने ही की है यहाँ पर। अब तक 48 कहानियों का मंचन कर चुकी हूँ मैं, तो सारे मेरे निर्देशन में हुए। और ये इतना बड़ा जो मेरा घमंडी पति था, उसने मेरे कई नाटकों में मेरे निर्देशनों में अभिनय किया है। देखिए इसका मुंह बन गया, ये मेरी अभिनेता है, मैंने सबको घमंडी कह दिया, इसका मुंह बन गया। यानी सोचिए कि उनका इमेज इतना अच्छा सबके बीच में कि अगर मैं कुछ बोल देती हूँ तो सबको बुरा लग जाता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही थी, लेकिन मैं पत्नी हूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ। तो इसने मेरे निर्देशन में कितने नाटकों में काम किया है अजहर ने। तो हाँ, लेकिन अगर आप इन जनरल बात करेंगे तो महिला निर्देशकों को सामना तो बहुत करना पड़ता है, क्योंकि पुरुषों के क्षेत्र में उन्हें लगता है कि स्त्रियां हस्तक्षेप कर रही हैं। तो क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो स्त्रियां बहुत होती। मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे महिलाएं हिंदी रंगमंच के विकास में आपको छोड़ दे तो कोई है ही नहीं अभी? तो कोई नहीं है, आप देख लीजिए। तो
हिंदी डेवलपमेंट के हिंदी रंगमंच के अरे डेवलपमेंट आप निर्देशन छोड़ी, बहुत दूर की बात है। इन लड़कियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने घर में समझाने में। नाटक करने जा रही, नाटक करके क्या होगा? जी, मेरा एक आर्टिकल है, मैंने लिखा उसमें, मैंने ये सारी सच्ची बातें लिखी। वो आर्टिकल मैं चाहूँगा मैम, अगर दूंगी, मैं आपको दूंगी। तो उसमें बड़ी सच्ची बातें मैंने लिखी है। निर्देशक कौन है, वहाँ पे किसके साथ काम कर रही हो, ज़्यादा सट के तो खड़ी नहीं होती हो, छोड़ने कौन आया, अब मतलब कि जो पुरुष पात्रों के साथ तुम्हारा कैसा। अच्छा, शादीशुदा है तो उनकी और अलग समस्याएं हैं। खाना बना के जाओ, तुम अगर देर से आओगे तो खाना कौन बनाएगा, बच्चों को कौन देखेगा। बहुत दुर्गति है स्त्रियों की, बहुत दुर्गति है। अब ये मेरी किस्मत थी या अजहर की किस्मत थी, मुझे नहीं मालूम कि मुझे इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। अजहर और मैं दोनों अगर बोले तो सहचर रहे, सच्चे सहचर रहे। कि अगर मैंने तो कभी खाना बनाने का काम ही नहीं किया और घर में खाना नहीं भी बनाया तो अजहर ने कभी नहीं कहा कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, क्या खाएंगे, क्या तो बाजार से आ जाएगा, या अजहर खुद खड़े होकर बनाने लग जाएंगे। अच्छा हुआ तुम ये खाओगी क्या, चलो मैं बनाता हूँ। तो मैंने कहा ना कि मैं अपने नज़रिए से अपनी दुनिया को देखूंगी तो सारा कुछ अच्छा अच्छा है जी। लेकिन मैंने तो अपनी दुनिया से बाहर देखा जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं मिला मुझे। दूसरी, मैंने अपनी अभिनेताओं को देखा, अभिनेत्रियों को देखा, उनको कितना कितना कुछ बर्दाश्त करके, कितना कुछ घर में मैनेज करके, कभी झूठ बोलकर, कभी सच बोलकर, कभी गालियाँ खाकर वो आज भी ये सब काम कर रही है। क्योंकि रंगमंच को आज भी हमारे समाज में ना बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। और फिर उसकी वजह वही है जो पहला पॉइंट मैंने बताया कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय में नाटक रंगमंच की दृष्टि से पढ़ाया नहीं जाता। क्योंकि अगर स्कूल में अच्छे नाटक माँ बाप देखेंगे तो उनकी इमेज अच्छी बनेगी, कंसेप्ट अच्छा बनेगा। कॉलेज में अगर अच्छे देखेंगे नाटक, अपने बच्चों को मंच में देखेंगे माता पिता, तो उनका कंसेप्ट अच्छा बनेगा। जी। नाटक को लेकर तो कंसेप्ट वही है, रामू आओ शामू चाय लाओ। साहित्यिक नाटक जहाँ पर सामाजिक बात है, सामाजिक सरोकारों की बात है, साहित्य की बात है, ऐसे नाटक तो हमारे माता पिता देखते ही नहीं है। तो कंसेप्ट ही नहीं बना तो ये सारे लोग झेलते हैं। आज के युग में भी मेरे एक एक्टर, अब घर से उसका निकलना बंद हो गया क्योंकि वो नाटक कर रही थी, उसका तो घर से निकलना बंद हो गया। उसके भाई ने उसकी बड़ी पिटाई की, वो तो अब घर से निकल ही नहीं पा रहे। आज की युग में भी ये हालत है। अच्छा मैम, पुरुषों के द्वारा जो इस क्षेत्र में रंगमंच में उनकी क्या कुछ डेवलपमेंट में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भूमिका आप देखते हैं? देखिए, हिंदी रंगमंच कलकत्ता में तो बहुत कम है, लेकिन जो लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो अजहर थे। रंगमंच की बस किस्मती बोले, मेरी बोले या किसकी बोले, कलकत्ता की बोले कि वो असमय हमें छोड़कर चले गए। तो अब क्या है कि छुटपुट काम है कलकत्ता में हिंदी रंगमंच में, कभी कभार वाला काम है। 24 घंटा रंगमंच को एक आंदोलन की तरह काम करने में ये बड़ा बोल नहीं है। ये बच्चे बैठे यहाँ पर लिटिल थेस्पियन के अलावा कोई और नहीं है जो बड़ा नाम लिटिल थेस्पियन जो मैं बता रही, मेरी संस्था। बाकी जो लोग भी कर रहे हैं वो छुटपुट कर रहे हैं, कभी कभार वाला काम है। और फिर मैंने वही कहा ना कि सिर्फ नाटक करना ही, मंच पे नाटक कर देना ही रंगमंच के विकास में पर्याप्त नहीं है। उसके लिए जो पीछे की तैयारियां हैं उनमें से तो आप किसी एक का भी नाम नहीं ले पाएंगे, किसी एक का भी नाम नहीं ले पाएंगे जो रंगमंच के लिए अपने सदस्यों को, ये सिर्फ कलाकार नहीं है जी, ये क्या बोलते हैं, कमरे की सफाई करने से लेकर चाय लाने तक का काम करेंगे जी। ये भी रंगमंच का हिस्सा है। इन सब की बारी बनी होती है। ये प्रियंका है, ये भी मेरी आर्टिस्ट है और अभी ये रिसर्च कर रही है, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी। ये भी कलकत्ता की स्त्रियों पर रिसर्च कर रही है जी। और आप भी स्त्रियों पर रिसर्च कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। ये पीजिए आप, एक घुट पीते जाइए, कि घुट पीते जाइए आप। ठीक है मैम, कर लेंगे। तो मैं बताऊंगी तो यहाँ पर कभी कभार लोग काम करने वाले लोग हैं और वो सिर्फ अपने ही किसी एक नाटक को लेकर काम करने वाले लोग हैं। रंगमंच के विकास में अगर इतना ही अगर आप पर्याप्त मानते हैं तो बस, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर रहा।
कलकत्ता में स्थिति बहुत ही दयनीय है हिंदी रंगमंच को लेकर। जी। मैं बार बार स्पष्ट कर दूं, बंगला रंगमंच यहाँ बहुत समृद्ध है, हम्म, 24 घंटे काम हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे कई ट्रेनिंग स्कूल है बंगला रंगमंच को लेकर, इनके यहाँ बहुत सारे वर्कशॉप्स होते रहते हैं बंगला रंगमंच को लेकर। हिंदी में सरकारी तौर पर, बेसरकारी तौर पर, हर हाल में स्थिति बड़ी दयनीय है। अकेला चना भारत को उड़ने की कोशिश कर रहा है जी। लिटिल केस में। जी अब 15वां सवाल तो वही है, इसका जवाब तो आपने दे ही दिया कि महिला निर्देशकों का इस क्षेत्र तथा इस राज्य के रंगमंच के विकास में कोई भूमिका कोई भूमिका नहीं राज्य की, राज्य की कोई भूमिका नहीं है राज्य की। राज्य मतलब होता है सरकार। नहीं, मैं ये था मैम कि महिला निर्देशकों का इस क्षेत्र तथा इस राज्य के रंगमंच के विकास में भूमिका, डायरेक्टर्स की बात कर। ओ अच्छा, मुझे लगा राज्य सरकार की भूमिका। जी मैम, वो अगली बात है। आप यहाँ पे जो भी सिर्फ निर्देशक मत बोलिए, आप महिला रंगकर्मी की बात कीजिए। निर्देशक बोलने से आपका दायरा बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे महिला निर्देशक ज़्यादा है नहीं जी। लेकिन अगर आप महिला रंगकर्मियों का नाम लेंगे तो आपको यहाँ पे कई महिलाएं हिंदी भाषी मिलेंगी जो रंगमंच से जुड़ी हैं और हिंदी रंगमंच से जुड़ी हैं और इसके विकास में अपना योगदान दे रही हैं। जी मैम, तो आप इसको सिर्फ महिला निर्देशक मत बोलिए, आप महिला रंगकर्मी बोलिए। हाँ मैम, जैसे कि अगला है कि महिलाओं की रंगमंच में भागीदारी के बारे में आपकी क्या राय है? वहाँ पे बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जो अभी मैंने आपसे कहा कि बड़ी तकलीफें हैं, उन्हें 50 सवालों का सामना करके आना पड़ता है, वो ज़्यादा समय नहीं दे पाती है क्योंकि रंगमंच से उनके पास कोई आय नहीं है ना, कमाई नहीं है जी। अब रंगमंच हमारा व्यवसाय हो ही नहीं पाया। रंगमंच को टिकट खरीद के नाटक देखता ही नहीं है जी। अब किसी भी रंग संस्था की मजबूरी है कि वो सबको कितनी पेमेंट दे पाएगा जब टिकट की बिक्री नहीं। एक शो करने में कम से कम 50,000 के खर्च आते हैं, 50,000 में से 5,000 रुपए भी नहीं आते हैं टिकट बिक्री से। तो एक संस्था लगातार शो करे 50,000 रुपए खर्च करके, तो वो अपने आर्टिस्टों को क्या दे सकेगी, है ना। तो अब माँ बाप को लगता है या घर वालों को लगता है कि ये तो अपना समय बर्बाद कर रही है, कमा के तो कुछ नहीं ला रही जी। अभिनय से क्या होगा, समय की बर्बादी, चरित्र की बर्बादी। उन्हें लगता है बच्चे बिगड़ जाएंगे तो चरित्र की भी बर्बादी। तो स्थिति बड़ी खराब है। लेकिन यहाँ पर बहुत सी लड़कियां हैं जो थिएटर करना चाहती हैं जी। कुछ लड़कियां घर में विद्रोह भी कर रही कि उन्हें करना है, आपको जो करना कर लीजिए, हम तो करेंगे। लेकिन ये काफी नहीं है। यहाँ पर अगर माता पिता, देखिए अगर घर का संघर्ष नहीं होना तो काम करने की ऊर्जा दुगुनी हो जाती है। उषा दी के साथ मैंने क्या कहा कि घर में उनको कुछ तैयार नहीं करना था और दूसरा सरकार का साथ था, तो उनको दर्शक मिले, बंगाली दर्शक मिले। तो अब हम दर्शक भी तैयार करें, नाटक भी करें, एक्टर भी तैयार करें, कितनी बुरी अवस्था हो जाती है। तो उषा दी को दर्शक मिल गए तो वो अपनी पूरी ऊर्जा नाटक तैयार करने में लगा पाई, तो उनके वो बहुत काम कर पाई। उषा दी ने काम कम थोड़ी किया, बहुत काम किया भाई, उन्होंने पूरा जीवन लगाया अपना। मैम उनके सर का क्या नाम था, उनके हस्बैंड का? कमल गांगुली। कमल गांगुली सर। अब आप देखिए कलकत्ता में दूसरा कोई थिएटर ग्रुप नहीं बन पाया, उसकी वजह ये है, पहले तो नाट्य संस्था होगी तभी कोई स्त्री वहां आएगी। तो नाट्य संस्था इसलिए नहीं बन पाई कि आर्थिक असुविधाएं हैं, अभिनेता ही तैयार यहाँ नहीं किए जा रहे, कोई केंद्र ऐसा नहीं जहाँ अभिनेता तैयार किए जाएं। तो जब यहाँ पे कोई ट्रेनिंग ही नहीं थिएटर को लेकर, तो निर्देशक ट्रेंड कहाँ से आएंगे जी। किसी भी काम को करने के लिए तो ट्रेंड व्यक्तित्व की दरकार है ना, प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। तो प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है, इसलिए नाट्य संस्थाएं नहीं है जी। आप समझ रहे कैसे एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है। जी मैम। और सबसे बड़ी समस्या अर्थ की है। अर्थ की समस्या जो है वो तो विकराल है। रिहर्सल के लिए जगह चाहिए, नाटक करने के लिए पैसा चाहिए, शो करने के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे। इसलिए यहाँ पे कोई कभी कभार नाटक कर लेता है, एक शो करके दम तोड़ देता है, फिर हिम्मत जुटा के पैसे इकट्ठा करके दूसरे साल फिर एक शो करेगा। तो इस तरह से कभी कभार करने वाले लोग हैं, एक रेगुलर कोई नाट्य संस्था और नहीं है यहाँ पर। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी नामात्र है? लेकिन जितनी है वो काफी है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि यहाँ जो अवसर है उस अवसर के अनुसार काफी है। अवसर अगर ज्यादा उत्पन्न किए जाएंगे जी तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तमाम परेशानियों के बावजूद बढ़ेगी। कल हमारे रंग अड्डा में कुल 50 लोग थे, 50 में 35 से 40 सिर्फ लड़कियां थी। जी अब और क्या चाहिए? सही बात है। तो ये अवसर हमने पैदा किया, तो इतनी लड़कियां थी मौजूद। जी तो अवसर अगर होंगे तो महिला रंगकर्मियों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि नाट्य संस्था ही नहीं है तो कहाँ से आएंगी? अच्छा मैम, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में तो परिवर्तन आया है, ये आप मान रहे हैं? बिल्कुल। किस तरीके का परिवर्तन? हर तुम की सोच में परिवर्तन आया ना, समय के अनुसार सोच में परिवर्तन आया। स्त्रियां अपने अस्तित्व को लेकर सजग हो रही हैं, तो उस तरह के नाटकों को कर रही हैं। आपको मैं यहाँ के एक और महिला निर्देशक का नाम दे दूं जिन्होंने अभी एक ही नाटक निर्देशन दिया है, पदाति की है, वो अनुभा फतेहपुरिया। जब विनय शर्मा से आपकी बात होगी तो आपकी उससे भी बात होगी। उसने अभी एक ही नाटक का निर्देशन किया था, कहानी ही किया है उसने, कागज के गुब्बारे करके। जी जी। तो उसमें 8-10 स्त्रियां बैठी हुई हैं, 2-3 पुरुष पात्र हैं, कुल मिला के शायद 7-8 चरित्र हैं, सब एक जगह बैठे हुए हैं। मतलब कि वो नाटक नहीं है, लेकिन चूंकि वो रंगमंच की प्रस्तुति है इसलिए मैं कह रही हूँ। और ये अनुभा का पहला निर्देशन है। अनुभा मूलतः अभिनेत्री है जी। लेकिन उसका चूंकि पहला निर्देशन आया तो ये भी एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है। उसने फिल्मों में भी काम की है, उसकी कई फिल्में हैं। बंगाली फिल्म? मारवाड़ी है ये। अच्छा। तो उसने ओटीटी में आजकल जो फिल्में आई तो उसमें उसकी मैंने 2-3 फिल्में देखी है कि उसने फिल्मों में काम किया है। क्या रामदास की 13वीं या इस तरह की फिल्में एक है। तो और उसका पहला निर्देशन आया तो मुझे अच्छा लगा कि एक और महिला निर्देशन के क्षेत्र में उसने कदम रखा। तो आगे देखिए और कितना कर पाती है। लेकिन पदाति श्यामानंद जालान का ये की संस्था हुआ करती थी। श्याम भैया की मृत्यु के बाद ये संस्था अपने में सिमट गई। इनका अपना एक छोटा सा थिएटर, इंटीमेट थिएटर है। इंटीमेट थिएटर नाम उसका? नहीं, इनका अच्छा, उनकी भी जगह है अपने प्रेमाइसेस में। हाँ, और 40-50 लोग बैठ के नाटक देख सकते हैं। जी। कोई मंच नहीं बना हुआ है, बस मान लीजिए ये कमरा और दुगुना बड़ा समझ लीजिए। तो यहाँ पर दो रो की कुर्सियाँ लगी हुई और यहाँ पे वो नाटक करते हैं। जी। तो ये अपने उस इंटीमेट थिएटर में सिमट कर रह गए हैं। विनय शर्मा डायरेक्टर है। अब श्याम भैया के जाने के बाद विनय शर्मा ने डायरेक्शन संभाला। जी। तो इनकी भी दिक्कतें वे हुई कि श्याम भैया चूंकि बहुत बड़ा नाम थे और बहुत बड़ा नाम थे दरअसल श्याम भैया। जी। कलकत्ता का हिंदी रंगमंच अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा है, कलकत्ता का हिंदी रंगमंच, तो उसका एकमात्र कारण श्यामानंद जालान थे। ओके। इन्होंने ये संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित भी रहे। इन्होंने मोहन राकेश इनके साथ बैठकर इन्होंने आधे अधूरे नाटक लिखा था। रिहर्सल चल रही और मोहन राकेश ने नाटक लिखा था रिहर्सल के दौरान। तो श्याम भैया ने कलकत्ता के हिंदी रंगमंच को जो स्वरूप दिया था ना, वो अद्भुत है। श्याम भैया पहले अनामिका कला संगम में थे। प्रतिभा अग्रवाल का नाम आपने सुना होगा और आप उनसे जरूर मिलिएगा। वो आजकल दिल्ली में ही रहती है, वो लोगों से मिलती नहीं है क्योंकि वो 91 वर्ष की हो चुकी है। प्रतिभा अग्रवाल, उनसे जरूर मिलिएगा, उनके बगैर आपका रिसर्च अधूरा है। जी। प्रतिभा अग्रवाल दीदी ने बहुत सारे नाटकों के बंगला से हिंदी में अनुवाद किए और जिस जमाने में इन लोगों ने नाटक की संस्था बनाई थी वो आंदोलन का समय था। जी। और दहेज के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इस तरह के नाटकों का बड़ा मंचन किया इन लोगों ने। जी। ये आप बोलूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के खानदान से हैं प्रतिभा अग्रवाल। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके नाना हुए। जी। कजन नाना हुए, मतलब कि सगे नाना नहीं होके
परिवार में नाना हुई है। तो इन प्रतिभा अग्रवाल दी का बहुत बड़ा काम, इनकी अपनी नाट्य शोध, ये आप बोलेंगे इस रीजन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया इन्होंने, नाट्य शोध सॉल्ट लेक में। अगर आप वहाँ नहीं गए तो वहाँ ज़रूर जाइए, उसके बगैर आपका ये रिसर्च अधूरा रह जाएगा। जी मैं आपको उसका एड्रेस बता दूंगी, वहाँ आप जी। ज़रूर जाइए। जी तो इन्होंने इतना बड़ा नाट्य शोध बनाया जहाँ पर कोई भी जाकर नाटक पर शोध कार्य कर सकता है। इनके पास पूरे भारत की जानकारी वहाँ आपको मिलेगी। जो भी अपनी जानकारी वहाँ भेजता है वो खुद मंगवा कर इकट्ठा करती है। तो उनकी बड़ी लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी नाटक को लेकर। तो भंवरलाल सिंघी, प्रतिभा अग्रवाल, इन 4-5 लोगों ने मिलकर नाट्य संस्था बनाई थी। फिर अनामिका कला संगम बनी, वहाँ से कई नाटक हुए। श्याम भैया, फिर वहाँ से टूटकर श्याम भैया ने अपनी पदातिक बनाई। फिर वहाँ से टूटकर उषा दी ने रंगकर्मी बनाया। जी पहले वो सारे लोग यहाँ थे, फिर विचारधारा में कहीं कुछ परिवर्तन हुआ, कोई होता है कि एक होता है। तो फिर श्याम भैया ने जो पदातिक बनाया तो पदातिक ने एक अलग तरीके से काम करना शुरू किया और अनामिका कला संगम बंद होता चला गया। फिर उषा दी ने अपना ग्रुप बना लिया रंगकर्मी, तो पदातिक और रंगकर्मी समान रूप से चल रहा है। मतलब उषा दी को रूलिंग पार्टी का बड़ा सपोर्ट मिल गया तो उषा दी का काम और आगे बढ़ने लगा। श्याम भैया चूँकि बैरिस्टर थे, करोड़पति थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, उनके पास लोग उनके पास आते थे। जी तो ये सोने पे सुहागा जिसको बोला जाए, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा कारण होता है ना जी। तो सोने पे सुहागा हुआ। तो रंगमंच के लिए कलकत्ता में ना एक अच्छा माहौल था। जी श्याम भैया की मृत्यु के बाद रंगमंच का माहौल में घटाव शुरू हुआ, वहां से घटाव शुरू हुआ। उषा दी सिर्फ रंगकर्मी को ही अपने काम तक सीमित रही। उन्होंने उषा दी ने नए बीजों को उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की, लेकिन शायद उनके पास समय नहीं था। उषा दी इतना काम करती थी ना, वो तो महीने में 25 दिन तो कलकत्ता से बाहर होती थी, उनके इतने शोज होते थे। जी उनके पास फुर्सत ही नहीं थी दरअसल उषा दी के पास। इतना ज्यादा जितना शो उषा दी ने किया, मेरे ख्याल से कलकत्ता में किसी और ने किया ही नहीं, किसी ने नहीं किया। जितना शो की गिनती के मुकाबले की अगर हम बात करें तो उषा दी ने सबसे ज्यादा शोज किए हैं, और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उषा दी ने बहुत ज्यादा शोज किए। मतलब कि ये खाली नहीं है, वो वहाँ शो कर रही है, वहां से वहां चले गई, वहां से वहां चले गए, कलकत्ता लौटी तो मालूम पड़ा कि महीने के 5 दिन ही वो कलकत्ता में है। ये हाल था उनका। तो पता नहीं, मैं शायद भटक गई थी आपके सवाल से। अरे नहीं। अच्छा मैम, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में 1-2 पॉइंट जो आप फर्क देखती हैं, वो क्या देखती हैं? महिलाओं के निर्देशन में जो नाटक उठाए जाते हैं वो महिला मतलब क्या बोले, स्त्री विषयक, स्त्री विमर्श के नाटक ज़्यादा होते हैं। मतलब कि अगर आप मेरे नाटकों को देखेंगे या मेरी कहानियों का चयन देखेंगी तो सब में आपको एक स्त्री विमर्श मिलेगा। और पुरुषों में स्त्री विषय को लेकर कोई खास ऐसी लगाव नहीं है। वो अच्छे नाटक, अब सबके अच्छे नाटक की समझ सबकी अपनी अलग अलग है। कोई किस नाटक को करना चाहे, कोई किसको करना चाहे, तो वो एक बोले कि पूर्ण नाटक बोल दें आप, मतलब कि उसमें कोई भी विषय हो सकता है। और स्त्रियों में खास तौर से मैंने जो देखा है, जी मेरी नज़र में जो पढ़े कि अब त्रिपुरारी मैम का आप जितने नाटक देख लीजिए वहाँ पे स्त्री ही केंद्र बिंदु में आती है। तमाम सारी चीज़ों के साथ आप देखेंगे कि स्त्री रहेगी। मीराकांत मैम के नाटक भी आप देखेंगे तो कई पॉइंट है, कई पहलू है, लेकिन केंद्र में स्त्री होती है। मीराकांत मैम का भी मैंने इंटरव्यू लिया था। मीराकांत मैम इंटरव्यू देती नहीं है, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं देती थी। बड़ी मुश्किल से तैयार किया था मैंने उनको, बड़ी खुशामद की थी। तो मीरा मैम मेरी आवाज़ पर फिदा हो गई थी कि भी आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है उमा, तो बोलिए क्या करना है, तो वो तैयार हो गई। तो उनका इंटरव्यू लिया था मैंने ऑनलाइन। जी मैम। अच्छा मैम, एक नाटक का जिक्र करना चाहूँगी, अभी मेरा चूंकि फिलहाल चल रहा है, आपके दिल्ली के ही नाटककार है प्रताप सहगल। अच्छा जी, आपने उनसे मुलाकात की या नहीं की? अभी तो लास्ट में मैम एक राउंड तो हो चुका है एनर्जी का सर। तो प्रताप सहगल सर का नाटक, खास तौर से उन्होंने ये नाटक मेरे लिए लिखा, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि सर आप एक सोलो लिखिए, कोई और रास्ता। जी।
ये नाटक आप पढ़िएगा। स्त्री, ये नाटक यूट्यूब में भी है पूरा नाटक, अभी हमने संगीत नाटक एकेडमी में किया था। जी। स्त्री विमर्श का शानदार नाटक है। अच्छा, स्त्री विमर्श पे सोलो है? हाँ, सोलो ही बोलेंगे। अच्छा, इसके सामने सोलो बोलेंगे तो बोलेगी मैं, मतलब कि संवाद सोलो है, अच्छा। एकालाप है। उसमें 4 और अभिनेताओं को पपेट के तौर पे या बोले कि प्रॉपर्टी के तौर पर, प्रॉप्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जी, ओके। इनके संवाद नहीं है, लेकिन नाटक की दिशा को बदलने में इनकी भूमिका है। जी। अच्छा मैम, सरकार इस क्षेत्र में किसी प्रकार का योगदान आप चाहती हैं हिंदी रंगमंच के कोई विकास में? भी क्यों नहीं चाहेगा, सवाल तो ये है। हाँ, तो मैम क्या चाहती हैं आप? बिल्कुल अर्थ की दृष्टि से, और बंगाल में एक जरूर शिक्षण केंद्र होना चाहिए जहाँ पर हिंदी भाषियों के लिए खास तौर से होना चाहिए। बंगला भाषियों के लिए तो बहुत है कि जहाँ पे नाट्य हिंदी संस्थान हो, हिंदी प्रशिक्षण केंद्र हो, नाट्य हिंदी नाटक के लिए, हिंदी रंगमंच, नाटक नहीं, हिंदी रंगमंच के लिए प्रशिक्षण केंद्र हो। अच्छा, हिंदी रंगमंच के लिए। और मैं यही खुल जाए वही काफी है। और यहाँ पे जो भी नाट्य संस्थाएं, मेरी जैसी संस्थाओं को आर्थिक सहयोग, यहाँ की सरकार थोड़ा सहयोग देती है, साल में एक बार कुछ राशि देती है, तो वो हर संस्था को, वो हिंदी बोलकर नहीं है। अब चूंकि हमें नहीं देगी, मैं तो गुमान से, घमंड से ये बात बोल सकती हूँ कि अगर मुझे नहीं देंगी तो किसे देंगी। सही बात है। नहीं मैम, आपको नहीं देंगी तो किसको देंगे? लेकिन वो राशि ऐसी नहीं जिससे कुछ किया जा सके, एक सामान्य राशि होती है, लेकिन फिर भी हम इनकार तो नहीं कर सकते। ओके। और मैम, थिएटर आपका मंच है प्रस्तुतिकरण के लिए, वो हिंदी सरकार हमें शोज दे, सोच चाहिए। जी मैम। एकदम शो, जितने शो हमें मिलेंगे उतना अच्छा है। तभी शो मिलेंगे तो उससे हमारी जो भी आमदनी आएगी तो उससे हम अगला शो करने की स्थिति में जाएंगे। अच्छा, प्रदर्शन करने के लिए स्थल, तैयारी के लिए स्थल हैं कि नहीं? जो यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे बहुत सारे प्रेक्षागृह सरकार के जो बहुत कम कीमत में, अब आपको मैं कीमत बताती हूँ। यहाँ पर एक शिशिर मंच नाम है रविंद्र सदन में, आप जाके देखिएगा, उसका किराया सिर्फ 2000 रुपये है। आप कल्पना नहीं कर सकते 2000 रुपये में कोई नाटक, लेकिन वो मिलता नहीं है। उसके लिए हमें 4 महीना पहले वो देना, फॉर्म जमा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा ना, बंगला के ग्रुप इतने, वहाँ पे सारे लोग फॉर्म जमा करते हैं, लॉटरी निकलती है, जिसका नाम आ जाता है जिस तारीख के लिए, उसको वो हॉल दे दिया जाता है। ओके। भीड़ बहुत है ना। 4000 बंगला के थिएटर ग्रुप है, आप बताइए। फिर यहाँ पे और जो सरकारी संस्थान है, जो ऑडिटोरियम है, तो किसी का 4000 रुपये किराया है, किसी का 5, बस मैक्सिमम 5000 रुपये किराया। अभी नया इसका कितना हुआ होगा, मधुसूदन मंच का ही ना, मधुसूदन मंच का कितना किराया है, रविंद्र सदन मंच का और मधुसूदन का कुछ पता है? इनका अभी नया कुछ रिवाइव हुआ होगा, मैक्सिमम 5-6 हजार। इसको आप कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं, कुछ नहीं। सोचिए, कुछ नहीं है। तो सरकार ने जो यहाँ पे ऑडिटोरियम बनाए हैं, अच्छे ऑडिटोरियम है और सरकारी रेट पे है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो जिस इलाके के हमें चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषी वाले दूसरे इलाकों में जाएंगे नहीं, दूसरे इलाके के ऑडिटोरियम हमें मिल जाएगी जितनी बार हम चाहें। जिस इलाके के हमें चाहिए वहाँ पे इतनी मार है, इतना लंबा भीड़, इतनी लंबी भीड़ है कि हमें साल में 3-4 बार ही मिल पाता है। जी। और मॉर्निंग जितना शो, हाँ एक बात मैं आपको बता रही थी कि मैंने विद्यार्थियों के लिए सुबह का शो करना शुरू कर दिया। जी। फ्री में बुलाती हूँ उनको कि विद्यार्थी आए नाटक देखिए। तो ये मेरा शिशिर मंच मेरे लिए सस्ता पड़ जाता है, सिर्फ 2000 रुपये किराया लगता है। विद्यार्थियों के लिए मैं शो करती हूँ तो मेरा सस्ते में हो जाता है। जी। अच्छा मैम, 21वां सवाल है, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ आप देखती हैं क्या? कोई पावर, स्ट्रेंथ अगर आपको लगता है? नहीं, किस तरीके से? हिंदी रंगमंच की अंदर में या हिंदी रंगमंच? नहीं, देखिए, रंगमंच शब्द में खुद में ही अपने आप में स्ट्रेंथ है जी। इसमें बड़ी ताकत है रंगमंच में। ये बहुत सी चीज़ों से, बहुत से तत्व इसके अंदर,
ये एकता स्थापित कर रहा है, ये अनुशासन दे रहा है, ये शारीरिक अवस्था को ठीक करता है। और साहित्यिक नाटकों को जब वो मंच पर हम लेकर आते हैं तो इसका प्रभाव दर्शकों पे जो पड़ता है तो वहाँ पे मानसिक जो परिष्करण होता है, मानस का जो परिष्करण होता है, तो मंच का अपना स्ट्रेंथ तो है। पानी मैम लीजिए। देखिए रंगमंच का अपना तो, रंगमंच के अंदर अपने उसके अंदर ही समाहित है वो स्ट्रेंथ। या रंगमंच की अभी की स्ट्रेंथ आप, जिसकी वजह से हम लोग जान रहे हैं। आप ही बोल सकते हैं जी। ये बोल सकते हैं। क्योंकि बाहर अगर कोई किसी से पूछिए उमा झुनझुनवाला यही बोलते हैं, आप जाइए उनसे। दरअसल क्योंकि मैंने अभी आपको जितनी बातें बताई, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर काम कर रही हूँ। मैं वर्कशॉप करवा रही, मैं पैसे नहीं लेती, मैं क्लासेस करवा रही, मैं लोगों को तैयार कर रही, मैं रंग अड्डा कर रही। रंग अड्डा में लोगों को, आप बताइए, आप पूरे हिंदुस्तान में एक भी संस्था खोज कर मुझे बता दीजिए जो अपने कलाकारों को या विद्यार्थियों को रंगमंच से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में तैयार कर रहा हूँ। आप एक भी संस्था का नाम खोज कर, आप रिसर्च कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, आप मुझे बता दीजिएगा कि कोई भी नाट्य संस्था, आप ये NSD या सरकारी संस्थानों की बात मत कीजिएगा, वहाँ पर तो कोर्स चल रहा है, लेकिन जो नाट्य संस्थाएं हैं, कोई भी एक नाट्य संस्था रंग व्यक्तित्व के बारे में जानकार बना रही हो अपने कलाकारों को, आप खोजिएगा, आपको मेरे अलावा एक भी संस्था नहीं मिलेगी। अरे मेरे कलाकारों को शुरू में लगा कि क्या हो रहा है, मैम हम लोग तो नाटक करने आए, हम लोग तो एक्टिंग करने आए, क्या हो रहा है? हम कहे चुपचाप से करो, ये तुमको आज नहीं समझ में आएगा, आने वाले 4-5 वर्षों में समझ में आएगा कि तुम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हर महीने आप 4 नाटक पढ़ रहे हैं, ऐसे तो नाटक पढ़ने की तो कोई बाध्यता नहीं है ना, जिस नाटक में ये हिस्सा ले रहे बस वही नाटक पढ़ रहे हैं। लेकिन अब आपको हर महीने 3 से 4 नाटक पढ़ने की बाध्यता हो गई है, तो आप इतने सारे चरित्र को पढ़ रहे हैं, आप नाटककार को जान रहे हैं, नाटक जान रहे हैं, चरित्र आपके अंदर जा रहा है। कब आप एक अच्छे एक्टर बन जाएंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। संवाद, डायलॉग, डिलीवरी सब अपने आप सारी चीजें, मैं आपको जितने पॉइंट बता रही हूँ, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा सब जुड़ा हुआ है जी। साइंस, क्योंकि नाटक भी इस रंगमंच में तो साइंस है ना, फार्मूला है ये, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। हम नाटक को इस तरह से बना के छोड़ दिए कि लोग भी समझते हैं नाटक मतलब अभिनय। नाटक का मतलब अभिनय तो सबसे आखिर में है। सबसे पहले नाटक पढ़ो, बार बार पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, फिर आप कौन कौन लोग नाटक में से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में जानो, फिर आप चाय कैसी लाई जाती, सबको चाय कब दी जाएगी, आपको पता होना चाहिए कि अभी स्क्रिप्ट रीडिंग हो रही थी, ब्रेक टाइम हुआ कि नहीं हुआ, तो अपने आप चाय लेकर आना, सबको बिस्किट देना। एक जन चाय लाए तो चाय बांटेगा कौन, बिस्किट कौन लेकर आ रहा है, बिस्किट कौन बांटेगा, समोसे आए, नाश्ता आया तो कौन करेगा, ये सबसे पहले वाले हिस्से हैं। ये नाटक का डिसिप्लिन है मैम। हाँ। नाटक डिसिप्लिन सिखाता है। आके कौन कमरा साफ करेगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा जी। हम लोग जहाँ रिहर्सल करते हैं, क्योंकि पैसे तो हर जगह मामले, जहाँ पर मैं रिहर्सल कर रही हूँ वहाँ मेरा एवरीडे का, अगर मैं 5 घंटे की रिहर्सल कर रही हूँ तो मुझे 600 रुपये देने पड़ते हैं, अगर मैं 3 घंटे की रिहर्सल कर रही हूँ तो मुझे 200 रुपये देने पड़ते हैं, इस तरह से है। तो वो स्कूल है, शाम 5 बजे तक स्कूल चलती है जी। उसके बाद हमें वो जगह मिलती है, हमें 3 घंटे के लिए वो जगह मिलती है, 2 घंटे के लिए मिलती है, 3 घंटे में ले लेती है। तो अब वो कलकत्ता में तो वैसे भी ना शाम का थिएटर है जी। दिन भर लोग अपना काम धाम, ये स्कूल से आ रही है तो कोई ऑफिस से आ रहा है तो कोई कॉलेज से आ रहा है करके सब शाम को इकट्ठा होते हैं। 2 घंटे की रिहर्सल हो रही है, 2 घंटे की रिहर्सल में आपको सारा कुछ करना। देखिए बात, दिन भर का तो थिएटर है नहीं, दिन भर यहाँ थिएटर कोई कर नहीं पाएगा। दिन भर थिएटर वही कर सकता है जिनको पैसे मिल रहे हो। अगर मैं इनको पैसे दूंगी, अगर मैं इसको 15,000 रुपये महीने दे दूंगी तो ये दिन भर थिएटर कर लेगी, इसको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ 100 रुपये किराया दूंगी तो ये कैसे करेगी दिन भर थिएटर? खाने को तो कुछ चाहिए होगा ना जी, सरवाइव करना जरूरी है। तो वही चीज। अच्छा मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि आपका रेपेटरी ग्रांट देती है, वो मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। अच्छा, हमें नहीं देगा तो सवालिया निशान हो जाएगा उनके ऊपर। जी मैम। अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी थिएटर इतने शिद्दत से मैं कर रही, जिस जुनून से मैं कर रही, जिस तरीके से मैं कर रही, अगर मुझे नहीं देगी तो सरकार पे सवालिया निशान हो जाएगा। सिर्फ आपको इस क्षेत्र में मिलता है और तो मैंने नहीं सुना। नहीं, पदाती को मिल रहा था। हाँ? पदाती को मिल रहा था। अच्छा। लेकिन शायद
उनके काम की चीज़ों को लेकर मुझे याद नहीं है कि इस साल मैंने उनका नाम देखा नहीं, लेकिन उनका नाम था। और श्याम भैया के समय तो उनको 25 आर्टिस्टों की सैलरी मिल रही थी, पूरे 25। मतलब पहले मिलता था, अभी का पता नहीं है। अभी का मिल रहा होगा, क्योंकि बंद करने के पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। मिल रहा होगा उनको भी। जी। उषा दी को मिल रहा था। उषा दी को अभी भी इस साल का मुझे नहीं मालूम, उषा दी के जाने के बाद 1 साल तक तो मिला। इस साल की मुझे किसी की खबर नहीं, मैंने खबर रखी नहीं दरअसल। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 3 लोगों को मिल रही थी हारे पेट्री ग्रांट। जी। तो उषा दी संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी थी, श्याम भैया संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी थे। मुझे तो खैर कोई पुरस्कार ही नहीं मिला, मैं तो बिना पुरस्कार के काम कर रही। मिलेगा मैम, जरूर है। अभी 3 लोगों से प्रेसिडेंट अवार्ड जिसको मिला है मैम, मिल के आ रहा हूँ इंटरव्यू लेकर। तो आप किनका? एक हैं आपका निर्जया माधव मैम है, हिंदी की लेखिका हैं, बनारस में। अच्छा। एक है नूतन जलील मैम है, रिजवी जलील मैम की मैम है, वाइफ हैं, उनको मिला है। एक तो सर हैं, ये एसएनए का अवार्ड, संगीत नाटक का ना प्रेसिडेंट अवार्ड, एक पद्मश्री मैम, पद्मश्री। हाँ, वो एक्चुअली अबुल कलाम आज़ाद एक तो वो दे रहे थे एक, और एक मैम को वो दे रहे थे, कौन मैम ने बताया था, फोटो लगी थी, प्रेसिडेंट दे रहे थे उनको अवार्ड। कौन था? वो पहले कभी मैं, मुझे लगा आप बोल रहे कि इस साल, हम इस साल नहीं, नाम 21 का तो निर्जया माधव मैम को मिला था। हाँ। नूतन मैम को पहले मिला था। इस साल तो नाट्य लेखन के लिए प्रताप सहगल सर को मिला लेकिन है। समस्या ये है कि इसके लिए खुद अपना सब बना के भेजना पड़ता है, तो आप क्यों नहीं भेजते हैं? फुर्सत ही नहीं, तो वो करूं या यहाँ के काम नहीं? तो मैम ये प्रोसेस है ना, गवर्नमेंट का प्रोसेस है, करेंगे तभी। मैम का सारा प्रोफाइल बना के आप ध्यान रखिए, भेजना पड़ता है अवार्ड के लिए, ये प्रोसेस है, नहीं समझिए आप? पद्म श्री या किसी भी अवार्ड के लिए हर स्टेट से कलाकार को अपना नहीं, कलाकार नहीं भेजता मेरे ख्याल से, वहाँ की सरकार या वहाँ का कोई संस्थान भेजती है। अभी मैम एक आए थे वहाँ पे, मुस्लिम थे कश्मीर के, तो उन्होंने बताया कि इससे पहले मैंने जो गवर्नमेंट थी 10 बार भेजा था। इस बार मोदी गवर्नमेंट में मैंने थक हार के कि ये हिंदू हैं, पता नहीं मेरे को देंगे कि नहीं, मैंने अपना प्रोफाइल लास्ट टाइम ये सोच के भेजा कि शायद पुरस्कार मिलेगा, और मोदी गवर्नमेंट ने उनको पुरस्कार दिया उनके योगदान के लिए कश्मीर में। तो अपना प्रोफाइल बना के मैम ये भेजना मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप भेज नहीं रहे, तो नहीं मैम, ज़रूरी है। जो लोग काम कर रहे हैं, आप यहाँ हिंदी रंगमंच को जिंदा की वजह से काम नहीं है, लेकिन आपको बता, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आप डिजर्व करती, इसलिए आपको मिलना चाहिए। डिजर्व करती हूँ तो उनकी नज़र में खुद ही कभी न कभी आ जाऊंगी मैं। मैम लेट क्यों करें? क्या फर्क पड़ता है? मैम ये स्टूडेंट्स भेजेंगे, क्या फर्क पड़ता है? मैम फर्क आपको नहीं पड़ता, लेकिन बंगाल के नाम पे जाएगा ना, क्षेत्र को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भूल रही हैं। अब आप व्यक्तिगत नहीं, आप यहाँ की संपत्ति हैं हिंदी लैंग्वेज की, ठीक है? तो आप बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये समझ के आपको नहीं, बंगाल को मिलेगा ना, समझ लीजिए, तो इसका नाम होगा। हाँ मैम, तो मैं बोल रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको मिल गया, मतलब कि वो मिल रहा है। हाँ, तो कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, ये आपने हमें बताया मैंने आपको। इस क्षेत्र में मैं आपको एक बात और बता दूं कि अजहर के नाम पर हमने एक ट्रस्ट बनाया है, अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट बनाया है, और इस ट्रस्ट में रंगमंच के लिए 3 मुख्य काम जो हमने लिए हैं। पहला मुख्य काम है कि हम हर साल एक रंग व्यक्तित्व को अजहर आलम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। तो 2 साल हो गए। पहले साल हमने रुद्र प्रसाद सिंह गुप्ता को सम्मानित किया था, उसके बाद हमने जबलपुर के अरुण पांडे दादा को सम्मानित किया। और मिल गया है उनसे। अच्छा, अरुण दादा तो मेरे प्रिय दादा हैं, और इतने भले और इतने डाउन टू अर्थ है ना कि उनके जैसा तो मिलने कोई नहीं मिलना, मतलब कि उन तक तो मैं भी नहीं पहुंच पाई अभी तक, मैं सच बोलूं। चाय दूं? वो तो चाय लेंगे, उनका पेट खराब है इसलिए वो चाय नहीं लेंगे। रॉ चाय तुम लेगी? हाँ मैम, तो मैं बोल रहा था, तो मैं बता रही थी, तो अवार्ड दे रहे हैं। और दूसरा मैंने जो शुरुआत की है, अजहर आलम मेमोरियल फेलोशिप। आपने बंगाल की स्थिति मैंने आपको बताई, तो इसलिए मैंने, इतनी खराब अवस्था है कि यहाँ का विद्यार्थी रंगमंच को नहीं जानता है, तो मैंने ये फेलोशिप की शुरुआत की। साल में 1 साल का फेलोशिप है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के विद्यार्थी शोधार्थी बने रंगमंच के। महीने का 3,000 रुपये महीने मैं उनको इस फेलोशिप में दे रही, और पिछली बार
जो पहला फेलोशिप था वो अजहर के काम पर था। जी अभी जो दूसरा फेलोशिप चल रहा है वो प्रियंका को दिया गया है। जी ये कर रही है बंगाल में स्त्री का अवदान, ओके जी मैम। इस पर ये कर रही है। और इस बार मेरे पास दिल्ली से भी एक रिसर्च स्कॉलर का आया था, मैंने उसका नाम अनाउंस भी किया था। हिना उसका नाम क्या था? प्रतीक। जी लेकिन फिर अब वो नहीं कर पा रहा है और प्रियंका को फिर इसका वो ये दिया गया। तो ये हमने एक काम शुरू की कि हम रिसर्च के लिए, थिएटर पे रिसर्च के लिए फेलोशिप हम दे रहे हैं। और एक और काम की हमने शुरुआत की है कि ये जो रंग अड्डा में करवाती हूँ, जो आलेख ये लिख रहे हैं बच्चे, इनका प्रकाशन, इसके साथ ही एक हिंदी नाटक का, हिंदी लिपि में, मतलब चाहे वो किसी भी भाषा को, लेकिन अनुदित हिंदी में हो या हिंदी लिपि में हो, हिंदी लिपि की नाटक का हम प्रकाशन शुरू करेंगे। जी अभी तक मैं नहीं कर पाई, नाटक की खोज चल रही है, क्योंकि हम अच्छे नाटक का प्रकाशन करेंगे। और वो प्रकाशन मेरे अपने नाटक का नहीं होगा, क्योंकि अपना ही प्रकाशन, अपना ही नाटक ये नहीं करना है। तो मेरा नाटक कोई और प्रकाशित करेगा, हम किसी और के नाटक। तो ये 3 चीज़ों को लेकर हम मुख्य रूप से चल रहे हैं। रंगमंच को और कितना मजबूत कर सकते हैं, हर हाल में हमारी कोशिश यही है। अच्छा मैम, पहले अब के रंगमंच और पहले के रंगमंच में किस प्रकार का बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। देखिए, तक मैंने तो ये पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ देखिए कथ्य के स्तर पे भी बदलाव आया, क्योंकि अभी देखिए आप देखेंगे कि जिस समय हमारा देश आंदोलन के वक्त में था, तो उस वक्त नाटक अलग लिखे जा रहे थे, क्योंकि उस वक्त मुख्य विषय था अंग्रेज़ों को भगाना। उसके बाद जन आंदोलन शुरू हुआ, कृषि आंदोलन शुरू हुआ, फिर इप्टा शुरू हुई। तो इप्टा में शोषितों के प्रति जो नाटक लिखे गए, शोषितों को लेकर, तो हर युग में एक कथ्य काम कर रहा था जी। और उसी अनुसार नाटक लिखे गए, और जिस अनुसार नाटक लिखे गए वही नाटक मूलतः ज़्यादातर खेले गए। तो अभी आप देखेंगे कि स्त्री विमर्श को लेकर काम ज़्यादा हो रहा है जी। स्त्रियों को लेकर आवाज़ ज़्यादा उठ रही, जबकि सिनेमा में ये बहुत पहले हो चुका। जी। स्त्रियों के हक और स्त्रियों के अस्तित्व के लिए मैं अभी पिछले हफ्ते, मैं नाम क्यों भूल जा रही हूँ, मैंने 48 का नाटक देखा था। फिर मैंने 55 की बातें, एक नाटक बोल रही, फिल्म देखी, और 63 के मैंने 3 फिल्में एक साथ देखी थी। तो फिल्मों में तो स्त्रियों को लेकर बात तब से शुरू हो गई कि स्त्री बोल रही है, हीरोइन बोलती है कि मैं अपनी मर्जी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी, मेरी मर्जी से नहीं है। तो ये आवाज़ तब से उठनी शुरू हो गई। या मैं बोलूँ कि उस समय मेरी नानी, आप मेरी कहानी में पढ़ेंगे, मेरी नानी 14 वर्ष की थी, और 20 वर्ष का लड़का जब उनके लिए बुलाया गया देखने के लिए, मेरी नानी ने कह दिया था कि बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। तो समाज में स्त्री विमर्श को लेकर बातचीत शुरू हो गई थी जी। लेकिन नाटकों में अब आया, पहले बहुत कम थी, लेकिन अब, क्योंकि जब आप मोहन नागेश का नाटक पढ़ेंगे तो वहां पर भी ना वो नाटक पुरुष के दृष्टिकोण से ही है जी। वहां पर स्त्री हार रही है, स्त्री पर ही सवाल है। आधे अधूरे ले लीजिए, आषाढ़ के एक दिन ले लीजिए। आषाढ़ के एक दिन में भी क्या है, कालिदास का मल्लिका के प्रति जो बर्ताव था, और फिर विलोम का जो था कि विलोम चाहते हुए भी उसके साथ वो संबंध नहीं बना पाया, या फिर कई तरह की सिचुएशन उसमें चल रही है। तो स्त्रियों को लेकर स्त्री के दृष्टिकोण से नाटक इन पिछले 2 दशकों में जितना ज्यादा लिखा गया, पहले इतने नहीं थे। तो कथ्य के रूप से भी फर्क आ रहा है जी। तकनीकी तौर पे तो बहुत बदला है जी। पहले चीजें ज्यादा चौड़ी करके दिखानी पड़ती थी, अब हम सूक्ष्म चीजों को, सूक्ष्म अभिनय, लाइट, हमारे पास प्रकाश के लिए लाइट इक्विपमेंट इतने ज्यादा मॉडर्न आ गए हैं कि हम छोटे दृश्य को भी दिखा पाते हैं। तो
मंच सज्जा में भी बहुत बदलाव आया है, डिजाइनिंग में बदलाव आया है, प्रॉपर्टी हम कम से कम प्रॉपर्टी में बड़े से बड़े नाटक कर पाते हैं, और संवेदना के स्तर पर तो आया ही है, क्योंकि संवेदना निर्भर कर रही है तकनीक पर, और तकनीक आप सिर्फ लाइट नहीं, लाइट, मंच, कॉस्ट्यूम, वेशभूषा, मेकअप, सब में फर्क आया है। अब हम सूक्ष्म चीजों को आसानी से दिखा पाते हैं, जी। तो फर्क बहुत आया है। प्रॉपर्टीज का कम इस्तेमाल आदमी करता है या प्रॉप्स का? नहीं, वो तो देखिए ये तो निर्देशक के ऊपर निर्भर करता है। किसी एक नाटक में प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, जैसे ये कोई और रास्ता नाटक में बता रही हूँ, ये नीलय रॉय के निर्देशन में मैंने ये नाटक किया, तो उन्होंने प्रॉपर्टी का बहुत कम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, जबकि इसी नाटक का मेरे दिमाग में जो कंसेप्ट था तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज मेरे दिमाग में थी। तो ये तो निर्भर करता है निर्देशक के ऊपर। अच्छा मैम, इस नाटक में मेरे ख्याल से, मेरा अपना ओपिनियन है कि उत्तर आधुनिक नारीवाद या जो विमर्श का जो आपने इस लेवल तक ले गए, बिल्कुल आप बोल सकते हो उत्तर आधुनिक, क्योंकि रेडिकल जो नारीवाद वो बोलता है कि आप समलैंगिक रिश्ते की बात करता है, पुरुषों को हटाने की बात करता है, वो तो यहाँ है बिल्कुल। वो ये नाटक है, लेकिन ये नाटक कम है जी। समलैंगिक की जो बात है ना, ये कम है, और इसको ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे मैंने आपको कहा, रेंगती परछाई में स्त्री की अपने शरीर की इच्छाएं हो सकती हैं, तो ये भी एक मुद्दा है जी। लेकिन चूंकि ये मुद्दा कम है, कम लोगों में ना जी, सेम सेक्स जो है, समलैंगिकता जो है, ये आप कितना मानेंगे, 0.1% और कम हुआ। तो जब 0.1% से भी कम अगर ये मुद्दा है, तो नाटक भी इसीलिए ये कम है, इसीलिए ये आप व्यापक स्तर पे इसको आप नहीं दिखेंगे। जी। तो इस नाटक में स्त्री विमर्श तो आपने बता ही दिया है कि किस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत आभार कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया। अभी मैं बात कर रहा था कलकत्ता में हिंदी रंगमंच का इस समय सबसे बड़ा जाना माना नाम, जिसकी वजह से कलकत्ता का हिंदी रंगमंच अक्रॉस इंडिया में जाना जाता है, उमा झुनझुनवाला मैम से हम बात कर रहे थे। और बहुत बहुत आभार मैम कि आपने इतनी गहराई से चीज़ों को रखा। आपका ये शोध बहुत अच्छा हो, बहुत कारगर निकल कर आए, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे समृद्ध हो। थैंक यू मैम, थैंक यू।